मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज जो ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 कंपनी सेक्रेटरी का है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 चैप्टर करवा चुकी हूँ। इनके नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल चुके होंगे। अगर कोई बच्चा स्टूडेंट नया है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से क्या है, सभी नोट्स क्या है आप देख सकते हैं। आज हम कंपनी लॉ का 3rd चैप्टर करने वाले हैं, कंपनी सेक्रेटरी का है। ये जो चैप्टर है इसमें से एक 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप ये कहोगे कि हमने तो कभी देखा नहीं, बट वहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि डायरेक्टर को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर को हम कंपनी का ब्रेन कहते हैं। हमने पीछे पढ़ा था ना, कंपनी के जो ब्रेन होता है उसे क्या कहा जाता है, डायरेक्टर कहा जाता है। बट कंपनी सेक्रेटरी को क्या कहा जाता है, कंपनी की कान, आँख और हाथ का कहते हैं। मीन्स डायरेक्टर आर द ब्रेन ऑफ द कंपनी और सेक्रेटरी इज द ईयर, आइज, हैंड। आपको इस क्वेश्चन के ऊपर, आपको इस लाइन के ऊपर क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है, आपका थॉट्स लिखने हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। ठीक है। ये चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी और सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है। कंपनी का मतलब पता लग गया है। अभी तक हम इतने दिनों से हम यही करते आ रहे हैं। कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है ना, जिसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है, लॉ के द्वारा ही टर्मिनेट किया जाता है, वाउंड अप किया जाता है। इसमें क्या है, कॉमन सील होती है। ये सभी जो कॉमन छोटी छोटी बातें हैं ये आप सभी को पता होगी। ठीक है। सेक्रेटरी हम यहाँ पर अब क्या है, नया मतलब है। सेक्रेटरी क्या होता है ना। सेक्रेटरी को करने से पहले आपको पता होना चाहिए जैसे कि हर एक चीज़ के अंदर कोई ना कोई लिंक होता है ना, कोई ना कोई लिंक होता है। यहाँ पर जब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, तो चैप्टर के अंदर क्या है कि जो यहाँ पे डायरेक्टर हमने पढ़ चुके हैं। डायरेक्टर क्या होता है, इसकी पावर क्या होती है, उसकी ड्यूटी क्या होती है ना। और जो शेयर्स होल्डर है, आपको इनका भी पता है। जो शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं, जो शेयर्स को एक्वायर करते हैं, कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करते हैं, उसे बोलते हैं शेयर होल्डर। ठीक है। उनके बीच में जो एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक पुल की तरह काम करने वाले पर्सन को सेक्रेटरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी कहते हैं। मीन्स कि इसके बीच में और इसके बीच में एक और पर्सन हो सकता है कंपनी के अंदर, उसे बोलते हैं हम सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी इसका एक स्पेशल कोर्स भी होता है, CS जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, +2 के बाद भी कर सकते हैं। इसका एक अलग कोर्स है। जैसे कि हमारे यहाँ पे CA होती है, बाहर देशों में CS भी होती है, CFA भी होती है, वो अलग मैटर है। ठीक है। ये एज ए एजुकेशन है, बट हम यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, कंपनी के चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो सेक्रेटरी क्या होती है, जो डायरेक्टर और शेयर होल्डर के बीच में लिंक एक ब्रिज की तरह काम करता है, उसे बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी। और कंपनी सेक्रेटरी हमेशा डायरेक्टर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही चलता है। मीन्स कि जो डायरेक्टर ने बोला है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि ऐसे एक सिंपल सा अगर हमारे घरेलू एग्जांपल दूं मैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि आपका काम करवाने के लिए एक और हेल्पर रख लो, जिससे कि आपका काम ईजी हो जाए, है ना। हम रखते हैं ना, तो जो हेल्पर होगा उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ घर में तो हम क्या कहते हैं, सर्वेंट बोलते हैं, है ना। सर्वेंट रख लिया हमने, हेल्पर रख लिया है। बट कंपनी के अंदर डायरेक्टर की हेल्प करने के लिए, डायरेक्टर को एडवाइस देने के लिए, डायरेक्टर्स को क्या करने के लिए एक सपोर्टिव सिस्टम बोलते हैं जिसको हम। ठीक है। इनको एडवाइस देने के लिए और इसके द्वारा अपनाई गई जो पॉलिसी है, इसके द्वारा बनाई गई जो रूल है, न्यू पॉलिसी है, वो आगे सप्लाई की जाती है। और वो किसके थ्रू सप्लाई की जाएगी, मीन्स कि किसके द्वारा इंफॉर्मेशन आगे तक पहुंचाई जाएगी, वो सेक्रेटरी के द्वारा पहुंचाई जाएगी। इतना समझ में आया। ये थोड़ा सा ढांचा था जो ओवरऑल चैप्टर के अंदर आप पढ़ने वाले हो। ठीक है। मोस्ट ऑफ क्या है, डायरेक्टर की सिमिलरिटी इसकी पावर्स, ड्यूटी, लायबिलिटीज रहेंगी, बट थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा जो मैंने आपको बता दिया है कि ये इसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही चलता है। और आपको पता होगा जैसे कि डायरेक्टर को सबसे, जब कंपनी बनती है, जब मैंने बताया था इनकॉर्पोरेशन से पहले, इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी के अंदर कौन होता है, प्रमोटर होता है, जो कंपनी को बनाने का काम करता है। कंपनी किस तरह की बनेगी, कैसे बनेगी, जो हमने कंपनी लॉ 3rd सेमेस्टर के अंदर 5वें चैप्टर में पढ़ा था, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड प्रमोटर्स की ड्यूटीज, लायबिलिटी। वहां पर भी हमने प्रमोटर्स के बारे में पढ़ा था, राइट। तो प्रमोटर के पास ये राइट होता है कि वो एक तो पहला जो डायरेक्टर होता है वो कौन अपॉइंट करता है, प्रमोटर करता है। इसी तरह से कंपनी के अंदर, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले, मीन्स कि कंपनी एग्जिस्टेंस में आने से पहले, उसके अंदर सेक्रेटरी की भी अपॉइंटमेंट कर सकता है कौन, प्रमोटर।
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कंपनी के अंदर अगर पहला प्रमोटर पूछे तो भी, सॉरी, पहला सेक्रेटरी पूछे तो भी प्रमोटर करता है, और पहला डायरेक्टर पूछे तो भी प्रमोटर करता है। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद जो क्या है कि उसके बाद अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है तो क्या है, कंपनी के अंदर जो नेक्स्ट डायरेक्टर होंगे, नेक्स्ट सेक्रेटरी होंगे, वो कौन अपॉइंट कर सकता है, वो हमारे डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं हमेशा, ठीक है। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब ये 15 नंबर के अंदर क्वेश्चन आएगा, जो मैंने बताया कि डायरेक्टर को हम ब्रेन कहते हैं, ठीक है, ब्रेन कहते हैं, इसे हम ईयर, आईज एंड हैंड कहते हैं। तो ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। तो ये जो की पॉइंट्स है पूरे चैप्टर्स के, जो कंक्लूजन है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। ये जो 8 से 10 लाइनें हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, ये आपको बहुत अच्छे से आपकी बुक के अंदर आपको एक नोट बना लेनी है खुद के, जिससे क्या है आपको हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले कहते हैं कि कंपनी पर्सन सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी अंडर द एक्ट। कंपनी के अंदर जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है सेक्रेटरी की पोस्ट पर, वो किस तरह का काम करता है, वो काम करता है अकॉर्डिंग टू योर कंपनी सेक्रेटरी अंडर द एक्ट, जिस तरह से हमारे एक्ट बने होते हैं, ठीक है। मीन्स की कंपनी के अंदर एक पर्सन अपॉइंट कर लिया सेक्रेटरी की पॉइंट पे, और अपॉइंट करने के बाद वो फंक्शन किस तरह से, मतलब वो काम कैसे करेगा, वो किस तरह से अपने ड्यूटी को परफॉर्म करेगा अकॉर्डिंग टू योर एक्ट, ठीक है। ही शुड बी अ मेंबर ऑफ द ICSI। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो CA स्टूडेंट्स होते हैं, जो CA जिनका क्लियर हो जाता है, तो वो क्या होते हैं, CA चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशंस का क्या होते हैं, वो मेंबर होते हैं। वहाँ से उन्हें क्या है, वो सर्टिफिकेट उन्हें रिसीव होता है, तभी वो क्या है किसी कंपनी के अंदर चार्टेड अकाउंटेंट की पोस्ट पर काम कर पाते हैं। इसी तरह से CA के अंदर होता है, जैसे CS के अंदर होता है, इसका भी एक इंस्टीट्यूशन है दिल्ली के अंदर भी है और बाहर भी है, ठीक है। और जो मेंबर है वो जिसने CS कर रखी हुई है वो उस ICSI का मेंबर होना चाहिए। ICSI का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इसी तरह से CA का होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वो उस कंपनी का, वो उस इंस्टीट्यूशंस का क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। वही पर्सन किसी कंपनी के अंदर सेक्रेटरी बन सकता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं, थर्ड पॉइंट, अपॉइंटेड बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड। ये कहते हैं कि जो CS होता है, मैं इसको कंपनी सेक्रेटरी को CS बोलूँगी, ठीक है, समझ जाना। कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो कैसे अपॉइंट किया जाता है, वो काफ़ी सारे 3 तरीके हैं। पहली बात तो वो प्रमोटर की हेल्प से हो सकता है, प्रमोटर ने उसे फर्स्ट टाइम ही अपॉइंट कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, वो डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकता है। तीसरी पॉइंट्स में कैसे अपॉइंट हो सकता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेजोल्यूशन के पास होने पर भी हो सकता है अपॉइंट कंपनी के अंदर। मीन्स कि अपॉइंटेड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ अ डायरेक्टर आल्सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या डिसाइड करते हैं, उन्हें अपॉइंट तो कर लिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास करके। रेजोल्यूशन कोई भी हो सकता है, जनरल रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। अब जनरल रेजोल्यूशन क्या होता है, मैं पहले प्रीवियस क्लास के अंदर बता चुकी हूँ, स्पेशल रेजोल्यूशन भी प्रीवियस क्लास के अंदर बता चुकी हूँ। थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि हम वोटिंग करते हैं, हम जैसे मॉनिटर को सिलेक्ट करते हैं क्लास के अंदर, तो हम वोटिंग करते हैं ना। वोटिंग करते टाइम हम क्या करते हैं, मान लीजिए 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट में से क्या करेंगे, वोट करेंगे कि या तो ये पर्सन CS बनेगा, ये पर्सन CS बनेगा। अगर 50-50% रिजल्ट रहा तो वो जनरल रेजोल्यूशन होता है। अगर 75% to 25% अलग अलग रहा, मीन्स कि एक जगह मेजोरिटी ज़्यादा है, एक जगह मेजोरिटी कम है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपका जो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। तो इस टाइम पे जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उन्हें अपॉइंट तो कर लिया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये भी डिसाइड करेगा कि आपको आपके लिए क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं और आपके साथ में रेम्यूनरेशन क्या है, मीन्स कि आपकी सैलरी क्या है, ये सभी चीज़ें क्या है, कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करता है, उसे डिसाइड करता है, ठीक है। 4th पॉइंट कहते हैं कि ही कैन नॉट बी होल्ड ऑफिस इन मोर देन द वन कंपनी। अगर CS आपने क्या है अपनी, मान लीजिए ABC लिमिटेड के अंदर अपॉइंट कर लिया है, ABC लिमिटेड है, तो ये मिस्टर X है,
ठीक है। ये जो मिस्टर एक्स है केवल एक टाइम पर एक ही कंपनी में सीएस हो सकता है, किसी दूसरी कंपनी में उसी टाइम पर सीएस नहीं हो सकता। मीन्स इसके ऊपर लिमिटेशन है कि आप अगर या तो हमारी कंपनी में काम करो या किसी और कंपनी के अंदर काम करो। मीन्स लिमिट एक है कि आप केवल एक ही कंपनी के अंदर सीएस की पोस्ट पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं पॉइंट नंबर 5, ये कहते हैं कि ही कैन बी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विद द परमिशन ऑफ अ बोर्ड। ये कहते हैं कि जो सीएस है वो डायरेक्टर भी हो सकता है, बट आपको क्या ध्यान रखना है, उसे क्या ध्यान रखना है, सीएस को ध्यान रखना है कि उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन लेंगे तो आप जो सीएस है वो डायरेक्टर की पोस्ट पर काम कर सकता है। मीन्स कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो क्या है कि वो दोनों के दोनों क्या है, थोड़े से मेन रोल प्ले करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, राइट। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 6 कि फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर। पहला जो सेक्रेटरी होता है कंपनी के अंदर प्रमोटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। यही पॉइंट आपको क्या करने फिर थ्योरी के अंदर लिख देने हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी मस्ट बी रिकॉर्डिंग इन द रजिस्टर। जैसे कि डायरेक्टर का क्या है, सारी रिकॉर्ड किसके अंदर होती थी? रजिस्टर के अंदर होती है। शेयर होल्डर की रिकॉर्डिंग किसके अंदर होती है कि ये शेयर होल्डर है, इसका नाम, पता, एड्रेस, इतने शेयर के लिए होल्ड किया, इसने इतने दिन के लिए होल्ड किया है ना। ये सभी डिटेल भी सेक्रेटरी की भी क्या है, रजिस्टर के अंदर हम लिखते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? इतना पॉइंट समझ में आया? 6 के 6 पॉइंट वेरी मच इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किन किन कंपनियों को सीएस की ज़रूरत होती है। मीन्स कि क्या सभी कंपनियां अपनी कंपनी के अंदर सीएस अपॉइंट करके रखती है, या फिर कुछ एक स्पेसिफाइड कंपनी होती है जिन्हें सीएस की ज़रूरत होती है। देखिए क्या कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंपनी फॉलोइंग क्लासेज ऑफ द कंपनी मस्ट बी अपॉइंट एज अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। काफ़ी सारी मोस्ट ऑफ कंपनियां ऐसी है जिन्हें क्या है, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ता है। यहाँ पर केवल एक ही पॉइंट है कि होल टाइम होना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं है कि आप कुछ टाइम के लिए हैं या फिर टेम्परेरी हैं, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, नहीं, होल टाइम है। आज अपॉइंट हुए हैं तो पूरा टाइम अपनी कंपनी के अंदर काम करना पड़ेगा। काम करने के बाद अगले दिन फिर ऐसे डेली रूटीन में उसे आना पड़ेगा। इसमें 2 तरह की कंपनी है, लिस्टेड कंपनियां होती है और अदर देन लिस्टेड कंपनियां होती हैं। ठीक है, लिस्टेड कंपनियां का मतलब क्या होता है, पता है इस बात का? मैंने आपको कल बताया था कि मीन्स की सेकेंड चैप्टर के अंदर बताया था, लिस्टेड स्टॉक जो लिस्टेड कंपनियां होती है वो कंपनियां होती है जिनका क्या है, सेबी के अंदर क्या है, अपने आप को वो इनकॉर्पोरेटेड करती है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ई आएगा। सेबी का मतलब क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर क्या है, जो कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है कि हाँ मैं मेरी कंपनी के शेयर्स को इशू करना चाहता हूँ, मैं मेरी कंपनी के शेयर्स को पब्लिक के अंदर इशू करना चाहता हूँ। तो ऐसी कंपनी जिन्होंने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड करवाया है उन्हें बोलते हैं लिस्टेड कंपनियां। और जो कंपनियां लिस्टेड नहीं है उनके लिए सीएस की क्यों जरूरत होती है? उनके लिए कंडीशन है, अगर किसी कंपनी की जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल क्या है 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा हो, ठीक है, उन्हें क्या है, सीएस की ज़रूरत होगी। अदरवाइज किसी और कंपनी को सीएस की ज़रूरत नहीं होती। बट अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी, मीन्स कि अगर कोई भी पर्सन चाहता है कि मेरी कंपनी में एक अच्छा क्या है माहौल हो, एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन हो, अच्छा मैनेजमेंट हो, कंट्रोल हो, हर चीज़ प्रॉपर मैनर्स में हो, तो वो सीएस क्या है अपॉइंट कर सकते हैं अपने आर्टिकल के अंदर लिखवा कर पहले। मीन्स कि आपको अब ये बात बिल्कुल याद हो जानी चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी को ऑपरेट करने से पहले। क्लियर? इतना समझ में आया? समझाया है। तो उसके बाद हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ ए सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का क्या मतलब होता है? अभी तक मैंने सारा इंट्रोडक्शन पूरा जो ओवरऑल आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है उसका सारांश में इसकी कंक्लूजन आपके सामने, मीन्स कंक्लूजन भी इसको यही पॉइंट्स लिख सकते हो और जो आपका इंट्रोडक्शन है यही पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, मेरा मोटो जो ये था कि इससे पहले जो मैंने 5 से 6 पॉइंट करवाए हैं ये वाले, इसके अंदर क्या था कि सारा जो आपका जैसे कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस इंस्टीट्यूशन से क्या होना चाहिए, वो रिफ्लेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, किस के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, ये इसलिए बताना था जरूरी था क्योंकि ये जो डायरेक्टर है और जो सेक्रेटरी है मोस्ट ऑफ इसकी जो सिमिलैरिटी है दोनों के अंदर सेम है।
जो डिफरेंस था मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया है कि ये थोड़ा सा क्या होता है, इससे ज़्यादा पावर एनहांस होती है इसके पास, किसकी, डायरेक्टर की ज़्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू द सेक्रेटरी। अब यहाँ पर इसका मीनिंग जान लेते हैं कि मीनिंग क्या है हमारे सेक्रेटरी का। सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा इंसान है हु इज़ अ एम्प्लॉय टू हेल्प इन अ ऑफिस, जो व्यक्ति ऑफिस के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है, एज ए एम्प्लॉय की तरह वो काम करता है, एंड हेल्प द पीपल इन चेंज ऑफ द ऑफिस टू देयर जॉब। ये कहते हैं कि और ऑफिस के अंदर भी, अपने कार्यालय में भी हेल्प प्रोवाइड करता है। अगर कुछ चेंजेस लेके आने होते हो, वो क्या है, किसकी हेल्प से हो सकते हैं, इजिली हमारे सेक्रेटरी के थ्रू हो सकती है। कारण बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मान लीजिए कि ये जो डायरेक्टर है इसने कुछ प्लान बनाया, यहाँ पे सेक्रेटरी ये कहता है कि सर इसके अंदर ये कुछ ना कुछ ऐसे चेंज हो सकता है, इस प्लान को इस तरह से करने की बजाय थोड़ा सा इसके अंदर मोल्ड करो और ये इस तरह से परफॉर्म हो सकता है। मीन्स दो पर्सन है, एक डायरेक्टर है, एक सेक्रेटरी है। डायरेक्टर ने अपने हिसाब से क्या कर दिया, प्लान बना दिया, और दूसरे ने क्या किया, इसने थोड़ा सा चेंजेस लेके आया कि इस चीज़ को इस तरह से नहीं, थोड़ा सा इस तरह से और कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक काम को करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, बट तरीके कैसे पता लगेंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा आइडियाज़ होंगे आपके पास, राइट। तो इसलिए कहते हैं कि जो सेक्रेटरी है एक एज ए एम्प्लॉय की तरह काम करता है, प्लस में अगर कुछ चेंजेस लेके आने होते हैं कंपनी के अंदर, कोई भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, कोई प्लान के अंदर, तो वो सेक्रेटरी लेके आ सकता है। अब यहाँ पर इसका और थोड़ा सा डीपली मीनिंग लिखा हुआ है कि मीन्स अ मेन टास्क ऑफ द सेक्रेटरी टू कीप द ऑर्गेनाइज पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक फाइल फॉर द बिजनेस, स्कूल, हॉस्पिटल और गवर्नमेंट एजेंसी दे वर्क फॉर। ये कहते हैं कि इसका मेन पर्पज़ ये भी होता है कि जहाँ भी मान लो बिजनेस है तो बिजनेस के अंदर जो सेक्रेटरी है, स्कूल है तो स्कूल के अंदर जो सेक्रेटरी है, हॉस्पिटल है हॉस्पिटल के अंदर जो सेक्रेटरी है, जो गवर्नमेंट की एजेंसी है वहाँ अगर कोई सेक्रेटरी है तो उसका मेन काम ये होता है कि जो भी रिकॉर्ड होता है उन्हें क्या है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज मैनर से मेंटेन करे, इलेक्ट्रॉनिक फाइल के अंदर पूरी तरह से प्रॉपर मेंटेन करके रखें। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब सीधा इसके पास पहुँचते हैं हम चैप्टर के अंदर। चैप्टर के अंदर क्या है कि जो हमारे डायरेक्टर जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी का यहाँ पे पूरा मीनिंग दिया हुआ है कि ये लैटिन वर्ड से आया है। ये सभी जो आप कर सकते हैं, जो मैंने बताया इंट्रोडक्शन में, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन के ऊपर पहुँचते हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स कि इसकी क्या क्या कितने तरह के हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, इसके ऊपर बात हम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, जो हमारे पास नॉर्मली क्या है, दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं। प्राइवेट डायरेक्टर्स, जिसे हम पर्सनल डायरेक्टर्स भी डायरेक्टर्स आ रहा है बार बार, वो सेक्रेटरी है। ठीक है, जो हमारे सेक्रेटरी है नॉर्मली वैसे टू टाइप्स की होती हैं, पर्सनल सेक्रेटरी और हमारे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज। पर्सनल सेक्रेटरी वो होती है, ऐसे पर्सन अपॉइंट करते हैं जो अपने पर्सनल अफेयर्स को क्या करना चाहते हैं, उन्हें असिस्ट करवाना चाहते हैं। पर्सनल अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए एक स्पेशल पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। और इंस्टीट्यूशनल्स की अगर बात की जाए, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी की बात की जाए, तो वो स्पेशल एक इंस्टीट्यूशंस के लिए ही अपॉइंट होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रियल, एम्बेसी वाले सेक्रेटरी होते हैं, या फिर हमारे कॉर्पोरेट सोसाइटी के अंदर होती है। हमारी कंपनी सेक्रेटरी भी हमारे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के अंदर ही आते हैं। अब सबसे पहले हम प्राइवेट सेक्रेटरी के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी क्या होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो, सबसे पहली बात, जैसे लॉयर, लिख लीजिए इस बात को, जैसे लॉयर, सीए, डॉक्टर, स्कूल हो गया जैसे, और ये सभी क्या है, अपने लिए अगर सेक्रेटरी रखना चाहते हैं तो उनके वहाँ पर प्राइवेट सेक्रेटरी का वर्ड यूज़ होगा। और ये क्या होते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं फिर इसको करते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा टिपिकल है, बट हम इसको इजी वे में करेंगे। ठीक है, इसके मैं नोट्स भी बना देती, बट क्या है, नोट्स बनाने में ये सारी बातें जो एक एक चीज़ लिखी हुई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस किसी भी चीज़ को मैं स्किप नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने सीधा बुक से करवाने के लिए थोड़ा प्रेफरेंस किया। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि प्राइवेट सेक्रेटरी इज द पर्सनल असिस्टेंट होता है जो आपके लिए स्पेशल, केवल और केवल आपके लिए ही अपॉइंट हुआ है। ठीक है, इज कॉल्ड ए कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट।
कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट क्यों कहा गया है कि वो केवल आपके बारे में, देखिए कंपनी के अंदर इतने सारे काम करने होते हैं, उसे क्या है, बुक ऑफ अकाउंट को भी मेंटेन करके रखना, मतलब बुक ऑफ अकाउंट को भी चेकआउट करना पड़ता है, मीटिंग कब होगी उसको भी देखना पड़ता है, कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड की क्या उसे भी ये भी देखना पड़ता है, क्या कंटेंट है मीटिंग का वो भी चेकआउट करना पड़ता है। मतलब कि एक सेक्रेटरी काफ़ी सारे काम करता है कंपनी के अंदर, ठीक है। बट प्राइवेट सेक्रेटरी के अंदर क्या होगा, वो केवल और केवल एक काम के लिए आएगा, और वो काम क्या होगा, उस एक ही इंसान के बारे में आपको क्या करना है, जजमेंट करने, उसके बारे में फैसले लेने, उसके अफेयर्स के बारे में, उसके द्वारा की गई गतिविधियों के बारे में उसे क्या करना है, उसे मेंटेन करके रखना है, ठीक है। इसीलिए इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट कहते हैं। कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट क्या होगा, जो भी काम कर रहा है वो पूरी क्या है, उसे क्या है, कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैंने ठीक किया है। Who is appointed by a person to assist him in a personal affair? वो इसलिए अपॉइंट किया जाता है, वो क्या करे, उस पर्सन की पर्सनल अफेयर्स जो है उसे असिस्ट करे, ठीक है। पर्सनल अफेयर्स का मतलब आ गया होगा समझ में, यहाँ स्पेशल लिखा हुआ है कि अफेयर्स का मतलब होता है एक्टिविटी, ठीक है। ए पर्सन लाइक अ मिनिस्टर, जैसे कि मिनिस्टर हो गया, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हो गए हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्टिक के जो मेंबर होते हैं, लॉयर होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, ये प्राइवेट सेक्रेटरी को क्या है, अपॉइंट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि सिंस अ प्राइवेट सेक्रेटरी इज द एम्प्लॉयड, एक इस ऐसे तरह का एम्प्लॉय होता है टू असिस्ट ए पर्सन इन द प्राइवेट और द पर्सनल अफेयर्स, ही हैज एक्सेस टू हिज पर्सनल पेपर और डॉक्यूमेंट ऑफ द पर्सन एम्प्लॉय हिम, जिसका वो एम्प्लॉय है वो उसके पर्सनली पेपर, उसके जो भी काम करना है, नॉर्मल सी बात है, जो भी काम करना है उसे उस पर्सन के रिगार्डिंग ही करना होगा जिसके लिए वो पर्सन अपॉइंट हुआ है, राइट। तो इसलिए कहते हैं कि जितना जो भी काम करेगा वो कॉन्फिडेंशियल करेगा, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट रखा गया है, ठीक है। आ गया समझ में। नेक्स्ट जो है, वैसे इसके बहुत सारे टाइप है, अगर मैं आपको बता देती हूँ तो सेक्रेटरी का मतलब आपको अगर समझ में आ गया हो, सेक्रेटरी का मतलब क्या था हमारे पास यहाँ पे, सेक्रेटरी का मतलब वो पर्सन था जिसमें जो क्या है, केवल और केवल क्या काम करता है, वो कंट्रोल करता है, ये सुपरवाइज करता है कि ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो उसको दोबारा से रेक्टिफाई करता है, अपने डायरेक्टर्स को क्या करता है, गाइडलाइंस देता है, एडवाइस देता है थोड़ा सा, ठीक है। ये सभी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद क्या है हमारे पास आता है, एक सेकेंड, यस अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है सेक्रेटरी ऑफ एन एम्बेसी। सेक्रेटरी ऑफ एन एम्बेसी का मतलब, पहले आपको एम्बेसी का मतलब पता होना चाहिए। एम्बेसी का मतलब होता है दूतावास। थोड़ा सा इसको पीछे की ओर लेके चलते हैं, एक सेकंड, यस अब दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि सेक्रेटरी एज ए एम्बेसी, एम्बेसी के अंदर क्या, एम्बेसी का मतलब क्या होता है, दूतावास होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब दो कंट्रियां आपस में जब मेलजोल खाती है, ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप या मीटिंग क्रिएट करती है, तो एक दो कंट्रीज के बीच में दूतावास जरूर होते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया के जो लोग हैं किसी दूसरे, एक मैं इसको कॉपी पे समझाती हूँ आपको अच्छे से। ये मान लीजिए ये आपको एक XYZ मीन्स यूएसए कंट्री है और एक हमारी इंडिया कंट्री है, ठीक है। इंडिया के कुछ एक पर्सन ऐसे होंगे जो इंडिया के रेजिडेंट होंगे, ठीक है। रेजिडेंट का मतलब समझ में आ गया होगा, ऐसे पर्सन होते हैं जो क्या है, भारत के सच्चे नागरिक होते हैं। वो हमारे यूएसए देश में रहते हैं, और जो भी उसे क्या है, यूएसए देश में रहने का कारण क्या है कि जो इंडिया के लोग हैं उन्हें टाइमली पता लग सके कि यूएसए के अंदर कोई अगर पॉलिसी चेंज होती है रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, वो सीधा डायरेक्टली अपने इंडिया को बता दें। इसी तरह से यूएसए के कुछ एक इंसान हमारे भारत में रहते हैं कि अगर भारत में कुछ एक पॉलिसी अगर चेंज होती है तो सीधा अपने किसको बताए, यूएसए को बताए, ठीक है। इन्हें ये जो पर्सन होते हैं इन्हें बोलते हैं दूतावास, एम्बेसडर्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो क्या है दूसरी कंट्री की इंफॉर्मेशन अपनी कंट्री को देते हैं, और इसी तरह से हर देश के अंदर होता है। जैसे कि हमारे विदेश मंत्रालय होते हैं, विदेश की जो क्या है, विदेश की इंफॉर्मेशन, विदेश की पॉलिसी कैसे उनमें वहाँ काम होता है, वो सभी चीज़ें इन पर्सन को पता होती है, ठीक है। इसी तरह से सेक्रेटरी भी अपॉइंट किए जाते हैं कंट्रीज़ के अंदर फॉर
गुड रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए और किसी भी तरह की डीलिंग करने के लिए। तो यहाँ पे कहते हैं एक तरह से क्या होते हैं कि ये डिप्लोमेटिक मिशन होता है। डिप्लोमेटिक मिशन का मतलब क्या होता है कि स्पेशल एक मिशन के लिए ही किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। और ये हमेशा हर साल आप देखना, कभी न्यूज़ चैनल में आपने देखा होगा कि भारत के दूतावास ने ये बताया, भारत के जो दूतावास ने इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की। ठीक है, हर एक कंट्री के अंदर ये एम्बेसीज होते हैं। हर कंट्री के अंदर, मान लीजिए चाइना के अंदर, यूएसए के अंदर, फ्रांस के अंदर, कनाडा के अंदर, हर जगह हमारे इंडिया के लोग वहाँ पर बैठे हैं एज ए दूतावास। ये एक गवर्नमेंट पर्सन होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से दूसरी कंट्री के लोग भी हमारे कंट्री के अंदर बैठे हुए हैं। और ये कहते हैं कि ईच सच इस्टेब्लिशमेंट हैज ए सेक्रेटरी नेक्स्ट टू द एम्बेसडर्स और द चीफ ऑफ द मिशन। द सेक्रेटरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, ही अटेंड टू द रूटीन डे टू डे वर्क ऑफ द मिशन। वो क्या कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं। कौन? ये पर्सन जो एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं एम्बेसी के अंदर, क्योंकि ये डे टू डे जो भी हमारी रूटीन होती है मिशन के रिगार्डिंग, उन्हें क्या करते हैं, अटेंड करते हैं और असिस्ट द एम्बेसडर्स इन हिज टास्क एंड द रिप्रेजेंट हिम इन मीटिंग एंड फंक्शन। और वो अपनी मीटिंग और फंक्शंस को इस तरह से अटेंड करते हैं कि उनका टास्क, जो उनका मिशन है, वो एज ए बहुत ही जल्दी से अटेंड कर सके, वो जल्दी से रिसीव कर सके। ठीक है, और इसके यहाँ पे मेन मोटिव ये भी होता है कि फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है बिटवीन टू कंट्रीज के बीच में। अब मैंने आपको बताया यूएसए और इंडिया का एग्जांपल, इसी तरह से मैं बोल रही हूँ कि इंडिया के जो हर एक इंडिया के कुछ ना कुछ कोई ना कोई जो पर्सन होते हैं, जो दूतावास होते हैं, वो हर कंट्री के अंदर बैठे होते हैं। ठीक है, एज ए सेक्रेटरी की तरह काम करते हैं। सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट, एक देखिए ऐसे जैसे कि मैंने बताया डायरेक्टर और शेयर होल्डर, इसके बीच में क्या होता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है। अगर इसको इन्फॉर्मेशन इसको पास पहुंचाने तो पहले इसको पता चलेगी, देन इसके पास पता चलेगी। अब यहाँ पे यूएसए है, यूएसए की इन्फॉर्मेशन आपको इंडिया तक पहुँचानी है, तो इंडिया तक पहुँचाने के लिए कोई तो मीडियम होना चाहिए ना। तो ये जो सेक्रेटरी है ये एक मीडियम की तरह काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी। मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी का क्या मतलब होता है, जो आपके मंत्रालय के अंदर एज ए सेक्रेटरी की सेक्रेटरी की पोस्ट पर क्या करते हैं, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं। आपने देखा, वैसे यहाँ पे पहले पढ़ते हैं, जैसे कि मैं वैसे बता देती हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि फिनांस जो सेक्रेटरीज होते हैं वो वित्त से संबंधित सभी लेखे जोखों को संभालते हैं। फिनांस सेक्रेटरी का मेन काम क्या होता है कि अगर आपके पास आपके जो मिनिस्ट्रियालय में, जो आपके मंत्रालय में अगर फिनांस आपको यूटिलाइज करना है, तो वो बताएगा कि आपको यहाँ यूज़ करना है पैसा, यहाँ नहीं करना। इसी तरह से हर डिपार्टमेंट के अंदर सेक्रेटरी होता है, जैसे होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी। डिफेंस का मतलब क्या होता है, आपके मिलिट्री एरिया की बात की जा रही है। ठीक है, ये कहते हैं कि द मेन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एन ईच मिलिट्री एट द सेंटर एंड इन एवरी स्टेट, हर एक सेंटर के अंदर होती है, जिसे हम एज कॉलेज सेक्रेटरी कहते हैं, लाइक अ होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी। ठीक है, इनका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होते हैं कि जो सुपरवाइज करना होता है इन सेक्रेटरीज को और कंट्रोल करना होता है सेक्रेटरी को द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री के अंदर परफॉर्म होने वाली हर एक्टिविटी को उन्हें सुपरवाइज करना होता है। सुपरवाइज का मतलब क्या होता है, उन्हें निगरानी में रखना होता है। अगर कुछ कमी लगती है तो उसे इम्प्रूव करेंगे, उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल किया जाता है कि सही सारे रिसोर्सेज का सही ढंग से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्रेटरी ऑफ द कॉर्पोरेट सोसाइटी। अब कॉर्पोरेट सोसाइटी क्या होती है, कॉर्पोरेट सोसाइटी क्या होती है, एक ग्रुप पीपल्स का ग्रुप होता है। सोसाइटी जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे हमारे यहाँ पर कॉलोनी है, राइट। कॉलोनी क्या होती है कि पूरी जो लोगों का जो समूह होता है, आपने सेक्टर्स के देखे होंगे, सेक्टर्स के अंदर कॉलोनी होती है। सेक्टर 17 सेक्टर ये क्या है हमारे पास 13 तो होता नहीं कभी, हाँ 13 नहीं होता, 17 जो सेक्टर है उसके अंदर जैसे कॉलोनियाँ होती है, वहाँ पर एक मेंबर बन जाता है तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाती है, जो कोऑपरेट करके किसी मेन मोटिव के लिए काम करती है। कोऑपरेटिव है ना, हर चीज़ को कोऑपरेट करके चले, उनको बोला जाता है। वहाँ पे भी क्या है, सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। इसका भी मेन काम यही है, कोई किसी भी तरह का प्लान है सोसाइटी के अंदर, किसी भी तरह की मीटिंग है सोसाइटी के अंदर, कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है सोसाइटी के अंदर, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सेंड करना है सभी के पास, वो कौन करेगा, सेक्रेटरी करेगा। वो सभी चीज़ें कौन बताएगा कि कब क्या चीज़ होने वाली है, वो सेक्रेटरी बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी आल्सो हैज़ द सेक्रेटरी, उनके पास भी एक सेक्रेटरी होता है। ठीक है, इट इज़ अ
सेक्रेटरी हु डज ऑल द रूटीन वर्क ऑफ द सोसाइटी, वो कहते हैं वो वही काम करेगा, वो सारी रूटीन वर्क करेगा जो सोसाइटी के अंदर होता है। प्लान इट्स मीटिंग एंड सेंड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार फ्रॉम द टाइम टू टाइम, जो भी डॉक्यूमेंट उन्हें भेजने होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी अपनी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास भेजनी होती है। जो जैसे कि हमारे यहाँ पर MC MLA होते हैं, इसी तरह से हर सेक्टर के अंदर अलग अलग तरह के रूल रेगुलेशन होते हैं, वहाँ पर उन्हें क्या अपने डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं टाइमली। इसके अंदर क्या है, जब आप लिमिटेशन करोगे ना तो वहाँ पर एक लिमिटेशन आएगी कि सेक्रेटरी की ये लिमिटेशन होती है कि जब अगर डॉक्यूमेंट और टाइमली नहीं सेंड करता किसी कंपनी के, तो वो खुद लाइबल होता है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट सेक्रेटरी। पार्लियामेंट सेक्रेटरी क्या होती है? पार्लियामेंट मीन्स कि सांसद की जो सेक्रेटरी होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसा पर्सन जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर रिलेशनशिप बनाए रखता है, उनके ऊपर मेंटेन करके रखता है, उनके रजिस्टर्स को मेंटेन करके रखता है, उनके नोटिस देता है मेंबर को किस टाइम मीटिंग होगी, क्या कहाँ पर होगी। ठीक है, और जो मेंबर, जैसे आपने देखा होगा कि वो सांसद के अंदर सभी पार्टीज के लोग आते हैं। आपने कभी सांसद देखी होगी राज्यसभा और लोकसभा की, वहाँ पर जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस और भी जैसे कि पार्टियां हैं, ठीक है, अन्य दल की जो पार्टियां होती हैं, वहाँ पर आके अपने क्वेश्चंस को पुट करती है, रिजोल्व प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है वो भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, प्रपोजल सामने रखते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों को नोट करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर भी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट होती है। ट्रेड यूनियन सेक्रेटरी क्या होता है? ट्रेड यूनियन का मतलब पता होना चाहिए, सेक्रेटरी का मतलब वही है। ट्रेड यूनियन क्या होता है, देखिए आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगी। देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए जैसे कि एक पूरी सोसाइटी है, ठीक है, और यहाँ पर पूरी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे वर्कर हैं। क्या है, यहाँ पर बहुत सारे वर्कर हैं, और इन वर्कर्स की डेली ना डेली कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है। हर दिन कोई ना कोई क्या है, धरने पर बैठ जाता है कि हमारी ये मांगे पूरी करो, हमारी ये मांगे पूरी करो, कभी कुछ हो जाता है ना। तो इन सभी की फाइट को कंट्रोल में रखने के लिए, उन सभी के राइट के लिए इनके लिए एक स्पेशल क्या है, एक पर्सन अपॉइंट होता है कि जो क्या है पूरी यूनियन का लीडर होता है। ये कहते हैं ना यूनियन लीडर है। ये आपने कॉलेज के अंदर भी देखा होगा कि एक लीडर, जिसका बोलते हैं उसको लीडर ही बोलते हैं, आई होप उसको, जो लीडर्स होते हैं वो बच्चों के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं कि वो हमारी तरफ से क्या है, हमारी मांगों को किसी और के प्रिंसिपल के सामने रखेंगे या फिर किसी और के सामने रखेंगे। इसी तरह से ट्रेड यूनियन भी होती है, मजदूरी संगठन भी होती है, जहाँ पर इन वर्कर्स की राइट्स को, इन वर्कर्स की जो इच्छाएं होती है, जो डिज़ायर्स होती हैं, उनको क्या कंप्लीट अप करने के लिए पर्सन अपनी बात को किसी उस दूसरे व्यक्ति के सामने रखेगा जिसके विरोध वो काम कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर सेक्रेटरी होते हैं कि जो सेक्रेटरी होते हैं वो इस बात को व्यक्त करते हैं कि इन वर्कर्स को ये चाहिए, इन वर्कर को ये चाहिए। ठीक है, द वर्कर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर आर टुडे ऑर्गेनाइज टू फाइट फॉर द राइट, अपने राइट के लिए वो क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। सच यूनियन ऑफ द वर्कर इज कॉल्ड द ट्रेड यूनियन। इस तरह की यूनियन को हम क्या कहते हैं, ट्रेड यूनियन कहते हैं, जहाँ पर लोगों का संगठन बन जाता है और वहाँ पर एक लीडर होता है जो उन सभी के बेस पर कमांड करता है दूसरे सोसाइटी को। द अफेयर ऑफ द ट्रेड यूनियंस आर ऑर्गेनाइज एंड मैनेज बाय द ट्रेड यूनियन सेक्रेटरी। वही बात आ गई है, हर जगह अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए सेक्रेटरी ही आएगा। ठीक है, द अफेयर्स ऑफ द ट्रेड यूनियंस आर ऑर्गेनाइज एंड मैनेज बाय द ट्रेड यूनियन सेक्रेटरी। वी हैव द नंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन, काफ़ी सारी ट्रेड यूनियन आपको ये याद करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसी तरह से क्लब एंड एसोसिएशन सेक्रेटरी आता है। क्लब एंड एसोसिएशन सेक्रेटरी क्या कहते हैं, हर एक एसोसिएशन, हर एक क्लब के अंदर, जैसे कि क्लब हमारे यहाँ पर बिजनेस का हो गया, सोशल हो गया, रिलीजियस का हो गया, पॉलिटिकल हो गया, कल्चर हो गया, एजुकेशन एसोसिएशन हो गया, हर चीज़ का क्लब है। वहाँ पे भी सभी तरह के अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए, रूटीन्स के जो अफेयर्स होते हैं उन्हें कंट्रोल और मैनेजमेंट करने के लिए सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होता है, वहाँ पर स्पेशल अपॉइंट किया जाता है। अब बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी की। कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, जो कंपनी के अफेयर्स को मेंटेन करे, कंपनी के अफेयर्स के अंदर क्या करे, सुपरवाइज करे, उनके ऊपर कंट्रोल करे, उन्हें बोला जाता है कंपनी सेक्रेटरी। राइट, अगर सेक्रेटरी नहीं होगा तो जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के जो अदर मेंबर्स होते हैं, CEO होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा क्या है, प्रेशर हो जाता है, क्योंकि एज ए सेक्रेटरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डायरेक्टर के काम को, थोड़ा वर्कलोड को क्या है, कम करे।
राइट। तो इसीलिए तो डायरेक्टर ने अपॉइंट किया, प्रमोटर ने अपॉइंट किया सेक्रेटरी को कि सारे के सारे जो डाटा होता है कंपनी का वो सभी को मेंटेन करके रखें। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं होगा तो कोई भी काम है कंपनी का प्रॉपर तरह से नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बात हमेशा याद रखना। क्वेश्चन शुरू होने से, चैप्टर शुरू होने से पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि क्यों डायरेक्टर को ब्रेन कहा जाता है कंपनी का और क्यों सेक्रेटरी को कान, आंख और हाथ कहते हैं कंपनी का। क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी जो एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी के डायरेक्टर और कंपनी के शेयर होल्डर के बीच में क्या इस्टेब्लिशमेंट करता है, एक ब्रिज का काम करता है, एक रिलेशनशिप, एक लिंक इस्टेब्लिशमेंट करता है, पुल की तरह काम करता है। अगर डायरेक्टर ने कुछ बातें बताई है सेक्रेटरी को तो इसका मतलब ये है उसे आगे पास आउट करनी है। अब ये तो है नहीं, एक डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो एक अपनी जो पॉलिसी है, अपनी जो क्या है रणनीति उसने जो बनाई है, जो मीटिंग उसने अरेंज करनी है, वो सभी मेंबर्स को खुद सेल्फ क्या है नोटिस सेंड करे। एक बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है क्योंकि कंपनी जब बनती है वो काफ़ी सारे पर्सन के साथ मिलकर बनती है, राइट। तो डायरेक्टर्स के लिए ये हेल्प प्रोवाइड हो जाती है कि सेक्रेटरी को ये बता दे कि हाँ इस तरह से मीटिंग है इतने टाइम पर इस प्लेस पे, तो वही इन्फॉर्मेशन वो अगले शेयर होल्डर्स को, अपने मेंबर्स को, अदर पर्सनस को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। और साथ में एंड द मीडियम थ्रू विच अ कंपनी कम्युनिकेट विद द आउटसाइडर, सेक्रेटरी की हेल्प से कंपनी जो क्या है आउटसाइडर से भी कम्युनिकेट इजिली कर सकती है। क्योंकि जो सेक्रेटरी होता है कंपनी की, एक कहते हैं ना कि कंपनी को दर्शाता है सेक्रेटरी। तो अगर आपने सेक्रेटरी से बात की है तो दैट मीन्स आपने कंपनी के मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशंस आपने क्या है रिसीव कर ली। जैसे हम ये बोलते हैं ना जिसके हाथ में मेमोरेंडम लग गया वो उसको क्या है कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। इसी तरह से सेक्रेटरी भी एक तरह से एक की पर्सन होता है कंपनी का। अगर उससे आपने बात की तो दैट मीन्स आप क्या है अपने आप क्या है उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल अपने आप खुद हो सकती हैं। इतना समझ में आया जो अभी तक मैंने टाइप ऑफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी की इंट्रोडक्शन दी है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारी डेफिनेशन लिखी हुई है, वो आपको इनमें से कोई भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो एक लाइन लिखी हुई है, ओनली एन इंडिविजुअल कैन अपॉइंट एज ए सेक्रेटरी ऑफ ए कंपनी, केवल और केवल एक इंडिविजुअल को ही क्या किया जा सकता है सेक्रेटरी की पोस्ट पर क्या किया जा सकता है अपॉइंट किया जा सकता है। कोई भी फर्म हुई, कोई एसोसिएशन हुआ, उन्हें सेक्रेटरी नहीं अपॉइंट किया जा सकता। नॉर्मल सी बात है, जैसे हमारे डायरेक्टर के अंदर बात थी कि केवल एक इंडिविजुअल ही क्या कर सकता है सेक्रेटरी डायरेक्टर बन सकता है, इसी तरह से एक इंडिविजुअल ही क्या बन सकता है सेक्रेटरी बन सकता है। पर बनने के लिए उसे क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन का पता होना चाहिए। अब क्वालिफिकेशन हम यहाँ पे हमें नेक्स्ट पेज पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन की अगर बात की जा रही है तो क्वालिफिकेशन के करते टाइम, तो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर के शुरू होने से पहले बताया था कि इसका जो क्वालिफिकेशन है हमारी डायरेक्टर सेक्रेटरी की, वो क्या कैसे पता लगेगी। सबसे पहली बात तो उसने क्या है वो मेंबरशिप होना चाहिए ICSI के अंदर। ICSI का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है CA का, सबको पता है। जैसे कि हम भी डिग्री करते हैं, फिर आप जो भी बच्चे हैं बीकॉम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन मान लीजिए आप क्या है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो जो आपकी यूनिवर्सिटी है आप उसके वहाँ की क्या हो, आप एक स्टूडेंट हो, आपकी वहाँ से डिग्री आने वाली है, ठीक है। अगर आप PG आप मान लीजिए DU यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो DU यूनिवर्सिटी से आने वाली जो डिग्री होती है आप वहाँ के क्या हो स्टूडेंट्स हो, वहाँ से आपकी डिग्री आने वाली है। या फिर आप क्या CRS यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, या फिर आप क्या GG यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं आप, तो वो क्या है आप उसके प्रॉपर एक स्टूडेंट हो, वहाँ से आपने क्या की है डिग्री रिसीव की है। तो इसी तरह से अगर किसी का पर्सन को सेक्रेटरी बनना है तो उसे क्या है उसकी मेंबरशिप होनी चाहिए कहाँ की, ICSI की। अगर आप CA की पॉइंट जॉब पे आ रहे हैं तो ICAI की होती है हमारी वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि द मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और मेंबरशिप ऑफ द लंडन इंस्टीट्यूशन ऑफ द चार्टेड सेक्रेटरी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको सेक्रेटरी बनना है तो ये डिग्रियां हैं कुछ, आप अगर इनमें से कोई भी डिग्री आप रिसीव हो आपके पास है तो किसी भी कंपनी का आप सेक्रेटरी बन सकते हैं। अब ये मत कहना कि इतना आसान है, नहीं, ये डिग्रियां रिसीव करना बहुत ज़्यादा जैसे कि CA आपको वैसे मोस्ट ऑफ बच्चे क्या है CA से फैमिलियर है कि CA क्या होते हैं। 3 से लेके 5 साल तक का कोर्स होता है नॉर्मली, है ना। अगर वो आप क्लियर कर जाते हो CA तो आपकी लाइफ क्या है बहुत ही ज़्यादा मक्खन जैसी हो जाती है ना। तो इसी तरह से अगर आपको सेक्रेटरी बनना है तो आपको ICSI के अंदर मेंबरशिप लेनी होगी, वहाँ से पढ़ना होगा,
ठीक है। डिग्री इन, या फिर आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने क्या कर रखी है, लॉ की डिग्री होनी चाहिए। लॉ का मतलब समझते हैं LLB LLM की जो डिग्री होती है उसकी बात की जा रही है। मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट, CA चार्टेड अकाउंटेंट के अंदर क्या है आपकी मेंबरशिप होनी चाहिए, मतलब ICAI के अंदर आपने क्या कर रखा हो, अपने डिप्लोमा को पूरा कर रखा हो। नेक्स्ट आते हैं, ये सारे कोर्सेज के नाम है आपको बता देती हूँ। ये जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी आपकी पोस्ट है तो कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी से आपने मेंबरशिप लेनी होनी चाहिए। अगर आप चार्टेड अकाउंट, ये भी आप क्या है, चार्टेड अकाउंटेंट पर्सन भी सेक्रेटरी की पोस्ट पे आ सकता है। कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट पर्सन भी क्या है, सेक्रेटरी की पोस्ट पे आ सकता है। वहाँ से भी आपको क्या करनी पड़ेगी, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री का डिप्लोमा ले रखा है, क्या किस चीज़ में, मैनेजमेंट साइंस के अंदर, एंड ग्रांटेड बाय एनी यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको मैनेजमेंट साइंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि BA BCom की आपके पास जो डिग्री होती है ना। अब अगर आप BCom कर लेते हो तो किसी भी स्कूल के अंदर आप टीचर्स, छोटे लेवल के टीचर्स बन सकते हो। अगर आपने BCom कर रखी है तो आप जो क्या है, आप बैंक के अंदर अकाउंटेंट की पोस्ट पे भी क्या है, अपने आप को अप्लाई कर सकते हो। ये क्या है, क्वालिफिकेशन है कि इतनी तो कम से कम इतनी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स के अंदर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप के अंदर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू जो क्या है, एक वैलिड है। पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर होनी चाहिए, मैनेजमेंट के अंदर होनी चाहिए, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूशन के थ्रू। पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए आपकी कंपनी सेक्रेटरीशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कमर्शियल प्रैक्टिस न्यू दिल्ली। ये स्पेशल एक इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि यही बात है, स्पेशल जो भी चीज़ का इंस्टीट्यूशन अगर आपने वहाँ से वो चीज़ कर रखी है तो आपके पास एक क्या है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक तो पर्सन है जिसने क्या है BCom कर रखी है, सॉरी MCom कर रखी है नॉर्मल से, ठीक है। एक पर्सन है जिसने MCom तो कर रखी है बट एक ऐसी इंस्टीट्यूशन से कर रखी है जो बहुत ही मान्यता है। अगर मैं बोलूँ आपने MBA करी नॉर्मल, मान लीजिए KU के यूनिवर्सिटी से कर ली है, ठीक है, MBA तो ये भी बोली जाएगी, बट अगर आपने MBA की आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो उसकी कुछ अलग इंपॉर्टेंस होगी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की कुछ अलग इंपॉर्टेंस होगी, इसको पहले नौकरी मिलेगी। कारण क्या है, इसकी जो मान्यता है वो बात करेगी कि ये बात नहीं करती MBA कर रखी है, MBA कर रखी है। तो क्वालिफिकेशन होनी तो चाहिए बट आपकी अकॉर्डिंग क्या है, जिस भी तरह की यूनिवर्सिटी, जिस भी तरह के इंस्टीट्यूशंस की बोली हुई है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। डिस्क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए, वैसे नॉर्मली कुछ भी तरह की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बोल रखी, बट एक नॉर्मल सी बात है, जैसे कि हमारे वोटर ID कार्ड के लिए एज लिमिट होती है 18 क्यों होती है, क्योंकि उसके उस स्टेज के अंदर क्या है, बच्चे को समझ आ जाती है कि हमें हमारा सही क्या है, हमारा गलत क्या है। इसी तरह से कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए भी हमारी कुछ एक एज लिमिट है कि उसमें ये पता चल जाता है कि सेक्रेटरी को कि क्या सही है डिसीजन, क्या गलत है, कौन सा डिसीजन ऑन द स्पॉट लेना चाहिए, किसके साथ कैसी बातें करनी चाहिए। तो ये क्या है, एज लिमिट क्या है, कोई भी पर्सन क्या है 21 साल का है या 21 साल से कम उम्र का है वो कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन सकता। क्लियर। नेक्स्ट, बीइंग ऑफ अ अनसाउंड माइंडेड, वो अनसाउंड माइंडेड नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंडेड का मतलब क्या है कि वो पर्सन ऐसा होना चाहिए जो खुद के डिसीजन खुद ले सके, किसी और के डिसीजन के बेस पर वो ना चले, ठीक है। अनसाउंड माइंडेड का मतलब होता है कि ये तो मैंने साउंड माइंडेड का मतलब बताया कि जो खुद के डिसीजन खुद ले सके। अनसाउंड माइंडेड का मतलब ये है कि जो किसी और के ऊपर क्या है, डिपेंड है ना। आपने कंपनी लॉ के अंदर भी पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें कंपनी लॉ के अंदर चैप्टर नंबर 5 फ्री कंसेंट वाले पॉइंट में थी कि अनसाउंड माइंडेड पर्सन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं हो सकता, इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, किसी ने मोरल ट्रिप्यूडेट कर रखा है वो भी नहीं हो सकता, मिसकंडक्ट कर रखा है वो भी नहीं हो सकता। इन सभी का इसका तो मतलब आ गया होगा समझ में, जो किसी के ऊपर डिपेंड होता है, जो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता, उसे बोला जाता है अनसाउंड माइंडेड, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा पर्सन जो अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए कैपेबल नहीं है, मीन्स की उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपनी सारी की सारी जो लायबिलिटी है, जितने भी दायित्व बनते हैं वो अपने कंप्लीट अप कर सके।
और उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया होना चाहिए जो हमारे राष्ट्र के विरुद्ध हो, कोई भी ऐसी काम नहीं किया होना चाहिए जो मिसकंडक्ट मतलब कि गलती नहीं, उसने जानबूझकर फ्रॉड किया हुआ है, जिसके कारण एक पार्टी आपने क्या किया, एक पर्सन के साथ क्या है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और वो कॉन्ट्रैक्ट अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किया है कि मेरा इसमें फ़ायदा हो जाएगा, दूसरे का तो पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो आपने क्या किया, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए दूसरे के साथ फ्रॉड किया, मिसकंडक्ट किया है कि बातों को घुमा फिरा के आपने क्या उस पर्सन को अपने कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया। ऐसी चीज़ें भी आपने नहीं करनी है। क्लियर हुआ इतना। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं क्वालिटी ऑफ अ सेक्रेटरी। क्या होता है कि जैसे कि आप किसी भी पोस्ट के ऊपर लिए जाते हैं, ठीक है, आपके अंदर ये पूछते हैं कि आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि हम आपको यहाँ पर अपॉइंट करें। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ पूछा जाता है, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि आपको उस पोस्ट के लिए परमानेंटली रख लिया जाए। तो एज ए सेक्रेटरी, एज ए डायरेक्टर, कोई भी पर्सन हो, ठीक है, उसके अंदर उसको अपनी फील्ड के अंदर क्या वो एक्सपर्टीज होना चाहिए कि मान लीजिए वो सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए जा रहा है तो उसे सेक्रेटरी के सारे काम आने चाहिए, क्योंकि सेक्रेटरी क्या है, पूरा ऑलराउंडर होता है। उसे हर जगह का क्या करना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है, हर जगह पर उसे कंट्रोल करना पड़ता है। तो उसे हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, उसे अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, बुक कीपिंग की नॉलेज होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस की होनी चाहिए, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है कंपनी के अंदर, कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे फाइनेंस का अच्छी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, जो उसके अंदर जो प्लान्स है उसे हर चीज़ की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस गो थ्रू कर लेना, मैं आपको फटाफट करवा देती हूँ। ये 9 से 10 पॉइंट है। यस, सबसे पहला आता है इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि कोई आपको क्लासरूम के अंदर ऑन द स्पॉट कोई क्वेश्चन पूछ ली कि इसका मतलब क्या होगा, आपसे अगर यही पूछा जाता कि सबसे पहला जो सेक्रेटरी होती है, सबसे पहले जो डायरेक्टर होता है, कौन अपॉइंट करते हैं, आपको इंस्टेंट इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी इंटेलिजेंसी पावर होनी चाहिए, क्योंकि आप इतने साल से आप क्या है कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, ये सभी चीज़ें पढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन करते हैं, है ना। तो ये ऑन द स्पॉट आपकी इंटेलिजेंसी चेकआउट की जाती है, आपकी परसेसिवनेस देखी जाती है, हार्ड वर्क देखा जाता है। परसेसिवनेस का मतलब होता है जो आप बोल रहे हो, जो आप करना चाह रहे हो, उसके ऊपर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा ट्रस्ट है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। समझ में आ रही है, मीन्स कि इतना अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए कि जो अगले जो पर्सन है उसे ये लगे कि हाँ ये इसके अंदर कुछ तो बात है, ठीक है। तो उसके अंदर इंटेलिजेंसी पावर होनी चाहिए, वो डिसीजन मेकर होना चाहिए कि ऑन द स्पॉट क्या उसके लिए ठीक है, क्या नहीं ठीक है, ठीक है, वो सभी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है साउंड जनरल नॉलेज। साउंड जनरल नॉलेज का मतलब क्या है कि आपके आसपास के बारे में भी उसे नॉलेज होनी चाहिए, क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। अगर मैं ये मार्केट के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च करती हूँ तो क्या है इसका जो रिजल्ट है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो उसके बारे में उसे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, टू परफॉर्म द डे टू डे एक्ट एज ए सेक्रेटरी नीड टू एज वेल एज द इन्फॉर्म अबाउट द प्रिविलिंग इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, सीनियर प्रिविलिंग इन द कंट्री। ये कहते हैं कि अगर आपको डे टू डे एक्टिविटी करनी है, डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, एक सेक्रेटरी को क्या होता है कि हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेट करता हो, वो इकोनॉमिक से हो, सोशल से हो, पॉलिटिकल से हो, हर चीज़ के बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंडली बात, और जो भी डिसीजन ले उसे ये पता होना चाहिए कि ऑन द स्पॉट वो ठीक है या नहीं है, मेरी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ठीक है। समझ में आया, मतलब कि उसे हर चीज़ के बारे में, राइट रॉन्ग के बारे में पता होना चाहिए, उसे डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कमांड ओवर लैंग्वेज। उसका अपने लैंग्वेज के ऊपर प्रॉपर कमांड होना चाहिए, मीन्स कि अगर वो कुछ लिख रहा है, मान लीजिए उसने कुछ लाइन लिखी है, तो वो ऐसी लाइन होनी चाहिए कि वो ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए वो सभी को समझ में आनी चाहिए। ये नहीं है कि उसको केवल समझ में आए, ऐसे सेंटेंस, ऐसी टोन का यूज़ किया होना चाहिए कि उसे सभी को समझ में आ जाए, क्लियर होना चाहिए वो, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं कि सेक्रेटरी नीड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। सेक्रेटरी अपने आप को इस तरह से एक्सप्रेस करे, अपने आप को इस तरह से एक्सप्लेन करे कि इन ए क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल टर्म इन हिज कोरस्पोंडेंस एंड द कन्वर्सेशन। मीन्स कि जो उसने लिखा है वो सभी को प्रॉपरली समझ में आ सके, कन्वर्ट वो कर सके। ए सेक्रेटरी हैज़ टू बी इशू नोटिस प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, मेक अ वर्क शेड्यूल। वो कहते हैं कि एक सेक्रेटरी का क्या काम होता है कि नोटिस इशू करना होता है, प्रिपेयर करनी होती है उसे रिपोर्ट, और उसे वर्क शेड्यूल बताना होता है कि इस टाइम पे इसको ये काम करना है, इस टाइम को इसको ये काम करना है।
ऑफ विच रिक्वायर दैट ही हैज़ टू बी कमांड ओवर द लैंग्वेज। ये सारे के सारे काम कमांड किसके अकॉर्डिंग होते हैं? उसकी भाषा से होते हैं। अगर वो भाषा ऐसे यूज़ कर रहा है, मान लीजिए एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर हमारी क्या है, हिंदी की बजाय पंजाबी बोली जाती है, और वो पंजाबी क्या है, हिंदी की बजाय पंजाबी बोली जाती है, और उसे पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती है। ठीक है, जो पंजाबी प्रॉपर जो पंजाबी का टोन होता है, जैसे कि हम 17 को पंजाबी के अंदर 17 बोलते हैं, उसे ये नहीं पता कि 17 किसे बोलते हैं, और वहाँ पे सारे ये बोल रहे हैं कि 17 नंबर फाइल लेके आइए, 17 नंबर ड्रॉर के अंदर क्या रखा हुआ है, ये सामान रखा हुआ है। ठीक है, प्रॉपर पंजाबी में प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो बट उसको समझ नहीं आ रही है, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं होगा, उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं होगी। ठीक है, तो हर चीज़ की उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, लैंग्वेज के रिगार्डिंग भी उससे क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ ए लॉ। उसे लॉ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का लॉ हो, उसे हर लॉ के बारे में, मीन्स कि उसे हर चीज़ के लॉ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसे हर चीज़ के, जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, जैसे कि आप सेल कोई भी सामान परचेज करने के लिए जाते हैं, आपको अगर सामान परचेज किए के बाद रिसिप्ट नहीं देते कि हाँ इतने का सामान है, इतने की GST कटी हुई है, तो आपका ये राइट है कि आप उससे रिसिप्ट ले सकते हैं। तो ये क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है आपका। अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के अंदर क्या होता है कि अगर आपको अगर आपके ऊपर कोई एक्सप्लॉइटेशन करता है, आपको सामान गलत दे देता है, या फिर आपको क्या है, आपको सामान जो जिस रुपीज़ में, मान लो कि 20 रुपीज़ का सामान आपको 40 रुपीज़ में दे रहा है, तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को यूज़ कर सकते हो। उसे हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, लॉ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि कंपनी के अंदर इतने सारे लॉज एक्ट होते हैं, सेल परचेज ऑफ द गुड्स के रिगार्डिंग, मॉनेटरी के रिगार्डिंग, पेटेंट के रिगार्डिंग, ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग, कॉपीराइट के रिगार्डिंग। ठीक है, कैसे हम क्या है फ्रेंचाइजी का यूज़ करते हैं, उन सभी के बारे में उसे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है कि नॉलेज ऑफ अ कंपनी, एक सेकेंड, नॉलेज ऑफ अ कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के बारे में भी उसे क्या है, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। कंपनी एक्ट के बारे में अगर बात की जाए तो कंपनी एक्ट क्या है हमारा, कंपनी एक्ट क्या है हमारा 2013 है, उसे कंपनी एक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि द सेक्रेटरी ऑफ ए कंपनी हैज टू कंपिल विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट विच मेक इट द इम्पोर्टेंट दैट ही हैज टू बी कंप्रिहेंसिव एंड द अप टू डेट नॉलेज ऑफ दिस प्रोविजन। उसे कंपनी एक्ट के बारे में अप टू डेट नॉलेज होनी चाहिए कि इस टाइम, जैसे कि पहले 1956 था, अब उसमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ तो 2013 आ गया, अब आगे कुछ ना कुछ चेंज होगा तो कुछ और 2015 आया हुआ है। ठीक है, और उसमें कुछ और चेंज होगा, तो उसे हर एक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसे बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की भी नॉलेज होनी चाहिए। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर उसे इन चीज़ों की नॉलेज होगी कि कौन सी ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है, कोई क्या मतलब होता है डेबिट का, मतलब क्या मतलब होता है क्रेडिट का, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। ठीक है, ये सभी एंट्री के बारे में अगर नॉलेज होगी तो जो उनकी कंपनी की बुक ऑफ अकाउंट्स उसने कलेक्ट की है, उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने वो इजीली प्रेजेंट करके शो करके दिखा सकता है। अगर उसे नॉलेज ही नहीं होगी तो वो इजीली शो नहीं कर पाएगा, है ना, यही बात है ना। तो इसलिए कहते हैं कि बुक ऑफ अकाउंट एंड अकाउंटेंसी की प्रॉपर नॉलेज उसे होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अब उसे स्टाफ हायर करना है, सेक्रेटरी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आप अपने नीचे क्या है, अपने जो अंडर है, आपको अपने स्टाफ को हायर करना है। अब उसे स्टाफ हायर तो कर लिया, बट उसे ये भी तो पता नहीं चाहिए किस तरह के लोगों को चाहिए मुझे, कि उनकी क्वालिफिकेशन कितनी सेटअप करूँ, कि मुझे एक क्राइटेरिया क्या रखूँ कि मुझे जो मैं क्या हूँ लोगों को अपॉइंट कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे उनको सभी को मैनेज करना आना चाहिए। क्या सोर्स होगा मेरा स्टाफ को अपॉइंट करने का, कि मैं इंटरनली ही अपॉइंट करूँ या फिर एक्सटर्नल करूँ। एक्सटर्नल कर रही हूँ तो क्या सोर्स यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि टीवी है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, ठीक है, रेडियो है, किसका मैं यूज़ करूँ, वो सभी चीज़ें क्या है, उस सभी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए उसे, कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिनांस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। द सेक्रेटरी इज द सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस। सेक्रेटरी क्या होता है कि यहाँ पे सीनियर है, सीनियर ऑफिसर होता है जो क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है, मतलब प्रशासन करता है, हर चीज़ को मेंटेन करके रखता है, एक्सपर्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन की फील्ड के अंदर और मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि वो कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी रेस्ट विद द कंपनी सेक्रेटरी। अगर सेक्रेटरी नहीं है तो कहते हैं ना कि किसी एक पर्सन के ना होने से कंपनी के अंदर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो इसी तरह से सेक्रेटरी भी एक डायरेक्टर का क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, डायरेक्टर के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल प्रोवाइड करते हैं।
इट इज़ राइटली बीन सेड दैट, ये बहुत ही सही बात की गई है कि द डायरेक्टर आर द ब्रेन ऑफ द कंपनी। कंपनी के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो दिमाग लगता है, जो पॉलिसी बनती है, किस पॉइंट से बनती है, वो सारा दिमाग किसका होता है? डायरेक्टर का होता है। परंतु उसे निगरानी में रखना, उसे आगे सप्लाई करना इन्फॉर्मेशन को, उसे किस तरह से यूज़ किया जा रहा है उसके ऊपर कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, वो सेक्रेटरी करता है। इसलिए सेक्रेटरी को उसकी ईयर आइज हैंड बोला जाता है। ए सेक्रेटरी मस्ट हैव टू बी नॉलेज ऑफ द फिलिंग, इंडेक्सिंग एंड द यूजिंग द लेबर सेविंग डिवाइस। उसे पता होना चाहिए कैसे हम लेबर सेविंग का, लेबर की किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको किस तरह से हैप्पी रख सकते हैं, है ना। ये सभी चीज़ें क्या है, हमारी सेक्रेटरी को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट बात आती है नॉलेज अबाउट द मीटिंग। उसे मीटिंग के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं कहूँ कि एजीएम होने वाली है, अब उसे ये नहीं पता कि एजीएम होता क्या है, तो क्या वो एक अच्छा सेक्रेटरी है? नहीं, उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि उसे एजीएम के बारे में नहीं पता। अब एजीएम के बारे में आपसे पूछूं तो एजीएम क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग, जो क्या आते हैं एनुअली, क्या कंपनी के अंदर होती है। जब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है तो ये पहले ही लिखा होता है कि कब कैसे हमारी एनुअल जनरल मीटिंग होगी, राइट। ये कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरी इज टू ऑर्गेनाइज द कंपनी मीटिंग। मोस्ट ऑफ जितने भी काम होते हैं ना सेक्रेटरी के, जितने भी काम होते हैं, जितने भी काम मतलब किसको दिए जाते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, वो सारे काम क्या है, कंपनी की मीटिंग में होते हैं। वो क्या है, prepare the work schedule of such meeting, assist the chairman and prepare the minute of the meeting. If therefore the become the important that he has the knowledge that will enable him to be perform his function in organizing and handling the company meeting. उसे ये सभी बातें पता होनी चाहिए कि कब मीटिंग होगी, किसको किस टाइम बुलाना है, किसको क्या टाइम प्लेस देना है, हर चीज़ का उसे प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है। मीटिंग बुलाने का प्रोसीजर क्या है, मीन्स कि पहले हम इंटीमेशन देते हैं सभी एम्प्लॉयज़ को, सभी शेयर होल्डर को, सभी मेंबर्स को, सभी चेयरपर्सन्स को, फिर प्लेस बताते हैं कब होगी, कैसे होगी, क्या एजेंडा है हमारे मीटिंग का, वो सभी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, फिर वो आगे ही एक्सप्लेन कर पाएगा। नॉलेज ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज। अब ये बात आएगी कि फॉरेन लैंग्वेज की क्यों जरूरत पड़ी भाई। फॉरेन लैंग्वेज की इसलिए जरूरत पड़ी कि कई बार कंपनी क्या करती है, फॉरेन विदेशों के अंदर क्या करती है, ट्रेड करती है। अपने व्यापार को विदेश के अंदर एक्सटेंड करने के लिए एक ऐसे पर्सन की भी जरूरत होती है जो क्या है, जिसको फॉरेन लैंग्वेज आती हो। मान लीजिए मुझे फ्रांस के अंदर क्या है, ट्रेड करना है, तो वहाँ के लैंग्वेज आने वाले पर्सन को ही अपॉइंट करेंगे, क्योंकि कंपनी को इजी हो जाएगा कि जो नेक्स्ट पर्सन है वो क्या कह रहा है, कंपनी के लोगों को पता लग सके उस पर्सन सेक्रेटरी के थ्रू कि उस, क्योंकि सेक्रेटरी को उस भाषा को आता होगा, उस भाषा के अंदर कम्युनिकेट करना आता होगा, राइट। इसलिए कहते हैं कि उसको फॉरेन लैंग्वेज भी आनी चाहिए, क्योंकि हमें ट्रेड करने में हेल्पफुल हो जाती है दूसरी कंट्री के साथ। उससे जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं नॉलेज ऑफ द ट्रेड। ट्रेड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ट्रेड के बारे में तो पता लग गया होगा, बाइंग सेलिंग के बारे में उसे पता होनी चाहिए कि कैसे बाइंग करनी चाहिए, कब सेलिंग करनी चाहिए। अब मैं कहूँ कि आपको क्या है, बाइंग सेलिंग करनी है, बट प्राइस की उसको बारे में नॉलेज होनी चाहिए, सप्लाई इंडेक्स के बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए, डिमांड इंडेक्स के बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए, मीन्स की इकोनॉमिक्स के बारे में भी उसे नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आ गया समझ में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ अ सेक्रेटरी। देखिए अपॉइंटमेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। अपॉइंटमेंट हमारी नॉर्मली क्या है, 3 तरीके से होती है। प्रमोटर कर देता है, डायरेक्टर कर सकते हैं, या जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप सेक्रेटरी की क्या कर सकते हो, अपॉइंटमेंट कर सकते हो। अब देखिए अगर प्रमोटर कर रहा है तो प्रमोटर कब करेगा, इनकॉर्पोरेशन से पहले करेगा। मान लीजिए कंपनी बनाने के लिए प्रमोटर को अपॉइंट किया, उसने पूरा सेटअप कर लिया। जैसे कि कंपनी के एक तो बनने से पहले, एक बनने के बाद, इन बिफोर द इनकॉर्पोरेशन और आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन का पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसको कराने से पहले आपको मैं इसके फंक्शंस करवाने के लिए ज़्यादा से ठीक रहेगा। फंक्शन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। फंक्शंस क्या है, कंपनी सेक्रेटरी के 2 कैटेगरी के अंदर बाइफर्गेट की गई है, 2 कैटेगरी के अंदर क्या है, डिवाइड किए गए हैं। पहला फंक्शन क्या है, सेक्रेटरियल फंक्शन है, दूसरा क्या है, मैनेजरियल फंक्शन है। सेक्रेटरियल फंक्शन की बात की जाए तो सेक्रेटरियल फंक्शंस क्या होते हैं, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। पहला प्री इनकॉर्पोरेशन सेक्रेटरियल फंक्शन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेक्रेटरियल फंक्शन। प्री और यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हुए, पोस्ट, राइट। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद। इस पोस्ट पर आने से पहले और इस पोस्ट के आने के बाद के फंक्शंस की बात की जा रही है, उसकी बात की जा रही है, ठीक है, फंक्शंस की। तो
प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब कि इनकॉर्पोरेशन से पहले का सेक्रेटरियल फंक्शन क्या होगा, बिफोर अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड से पहले की बात है। द प्रमोटर हैड ए लॉट ऑफ वर्क टू डू। प्रमोटर के पास काफ़ी सारा वर्कलोड होता है, काफ़ी सारा क्या होता है, वर्कलोड होता है। दे नीड टू प्रिपेयर द कंपनी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड डिलीवरी दीज द मैनी अदर डॉक्यूमेंट टू द रजिस्टर ऑफ ए कंपनी। क्योंकि प्रमोटर के काफ़ी क्यों इतना सारा काम होता है, क्योंकि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले उसके पास ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एमओए बनाए, वो एओए बनाए, वो प्रोस्पेक्टस बनाए, और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके ऊपर सभी जो शेयर होल्डर होते हैं, मेंबर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, उन सभी के क्या है उनके ऊपर साइन करवाए। उनको ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि कंपनी के अंदर ऐसी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म होने वाली है, उनको ये बताया जाता है। तो इतना सारा काम प्रमोटर अकेला तो नहीं कर सकता, तो वो प्रमोटर क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेटेड से पहले भी उसे अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, और इनकॉर्पोरेटेड से पहले उसे अपॉइंट किया है, दैट मीन्स उसे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो जाती है, थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है कि कंपनी में ऐसा ऐसा कुछ फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। दे वुड बी द सेक्रेटरी ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी एक्ट इन अ अनऑफिशियल कैपेसिटी टू ऑल द एक्ट। मीन्स कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड से पहले कोई भी पर्सन अगर अपॉइंट होता है वो अनऑफिशियल होता है, मीन्स कि ऑफिशियल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड के बाद ही हर पर्सन को क्या माना जाता है, ऑफिशियली तौर पर उस कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय के तौर पर माना जाता है। ठीक है, तो प्री इनकॉर्पोरेटेड सेक्रेटरियल फंक्शन का मतलब पता लग गया कि प्रमोटर की थोड़ी सी हेल्प करना, कि कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कोई भी उसे क्या है डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है, वो उसके लिए उसका जो क्या है हाथ बढ़ा देता है उसमें। ठीक है, पोस्ट इनकॉर्पोरेटेड सेक्रेटरियल फंक्शन की बात की जाए, आफ्टर द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड की बात है, मीन्स कि इनकॉर्पोरेटेड हो गया कंपनी, वो उस पोस्ट पे नियुक्त हो गया, वो क्या है कंपनी के अंदर अपने वर्क को परफॉर्म करेगा। तो क्या कहते हैं कि इट्स सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म ए लॉट ऑफ फंक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। अब वो कंपनी के बिहाफ पे सारा काम करेगा, और जो सेक्रेटरियल फंक्शन है ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बाद वो ऑफिशियली उस काम के लिए अपॉइंट हो जाता है, पहले अनऑफिशियल था, अब वो ऑफिशियली उस काम को परफॉर्म करेगा। दूसरा फंक्शन क्या दिए तो था सेक्रेटरियल फंक्शन। अब क्या है मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन की अगर बात आ जाती है तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होगा, प्लानिंग आती है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन आता है, और देन फिर हमारे पास एडवाइजिंग आएगी। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि मैनेजिंग फंक्शन क्या है, मैनेजरियल फंक्शन क्या है, इसी तरह से इसके अंदर भी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लानिंग करनी है। प्लानिंग किस चीज़ की करनी है, प्लानिंग आपके माइंड में आएगा, कोई भी आप काम शुरू करते हैं तो हर चीज़ की प्लानिंग करके करते हैं। अब देखिए, मुझे ये लेक्चर लेना था, आप सभी के लिए लेक्चर प्रिपेयर करना था, मैंने प्लानिंग की कि इतने से इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये होगा, इसमें ये कंटेंट मैं बताऊंगी, इसमें ऐसी बातें मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी, मैं इस बार नोट्स नहीं प्रोवाइड करके ऐसा कुछ करूंगी। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर करूंगी, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए ट्रेड यूनियन का एग्जाम्पल दिया था। ये सभी चीज़ें क्या है, प्री प्लान मैनर्स होती हैं। ठीक है, कि इतने ड्यूरेशन के अंदर ये पॉइंट मुझे कवर करना है, तो ये सभी क्या है, प्लानिंग होती है। ठीक है, ये कहते हैं कि प्लानिंग इज ऑफ अ कंपनी इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ इट्स डायरेक्टर। नॉर्मली क्या है, प्लानिंग जो है डायरेक्टर का काम होता है। प्लानिंग किसका काम फंक्शन होता है, डायरेक्टर का होता है। बट फिर वही बात आ जाती है, सेक्रेटरी किस लिए होती है, एज एक असिस्टेंट होता है, हेल्प प्रोवाइड करता है। बट द सेक्रेटरी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सच ए प्लानिंग बिकॉज बेस्ड ऑन हिज बिजनेस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ही गेव द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू द डायरेक्टर। वो क्या कहते हैं कि कंपनी के अंदर अपने जो सेक्रेटरी की जो इम्पोर्टेंट जो रोल होता है, वो क्या करता है कि अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज के बेस पर वो डायरेक्टर को इस तरह की इन्फॉर्मेशन देता है जो बिजनेस के लिए, प्लानिंग करने के लिए, बिजनेस की पॉलिसी बनाने के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन के लिए कैसे हेल्प प्रोवाइड करता है, सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन के लिए कैसे हेल्प प्रोवाइड करता है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। वो कहते हैं कि द सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी डज ऑल द रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल वर्क ऑफ अ कंपनी। वो हर चीज़ कर सकता है सेक्रेटरी। अब मैंने आपको बताया उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी के अंदर ये भी फंक्शन उसे आता होगा। एज ए चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ अ कंपनी द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, असाइनमेंट ऑफ द वर्क, ड्यूटी ऑफ द कंपनी स्टाफ, डिवीजन ऑफ द वर्क, प्लानिंग। मीन्स कोई भी, अब मान लीजिए मुझे एक काम करना है, ठीक है, मुझे एक काम करना है, उस काम को करने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं। या तो मैं खुद कर लूँ,
या मैं 2 लोगों को लगा लूँ, या मैं काफ़ी सारे लोगों को लगा लूँ, जिससे क्या है काम कुछ एक टाइम के अंदर, कुछ एक फ्यू मिनट्स के अंदर वो सारा काम हो जाएगा। तो उसे हर चीज़ करना आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटेड करना आना चाहिए, प्रशासन करना आना चाहिए, कंट्रोल करना आना चाहिए, डिवीजन करना आना चाहिए, वर्क को कैसे डिवाइड किया जाए, ठीक है, कैसे ड्यूटी को जो स्टाफ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो सभी चीज़ें उसके पास होना चाहिए। उसके पास ये फंक्शन है, राइट, वो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्टर, ठीक है। वो डायरेक्टर की इन सभी चीज़ों के अंदर हेल्प प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है, एक सेकेंड, एडवाइजरी फंक्शन। एडवाइजरी फंक्शन क्या है कि जो सेक्रेटरी है वो डायरेक्टर को एडवाइस भी देता है कि कंपनी के अंदर इस तरह के भी रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या है कंपनी एक्ट भी नहीं टूटेगा, कोई भी प्रोविजन भी नहीं टूटेगा, और साथ में अपनी कंपनी का भी प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आई? द सेक्रेटरी ऑल्सो एडवाइज द डायरेक्टर। डायरेक्टर के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है कंपनी की, द सेक्रेटरी ऑल्सो प्रोवाइड एडवाइज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी के डायरेक्टर को एडवाइस प्रोवाइड करता है एंड एक्वेंट देम with the provision of a law and the company act with respect to making the rule of the company management or alter such as rule and keep the director abreast of the least changes in the law। ये कहता है कि कोई भी चेंजेस लेके आने हैं, कोई भी आपको नई पॉलिसी चेंज लेके आनी है, ठीक है, कोई भी क्या है आपको, मान लीजिए जो आपका एमओए है, एमओए के अंदर कुछ ना कुछ चेंज लेके आने हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी उसको एडवाइस देता है, जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। आया समझ में? कंपनी के 2 फंक्शन है, सेक्रेटरियल फंक्शन है, मैनेजरियल फंक्शन है। सेक्रेटरियल फंक्शन के अंदर हमारे प्रमोटर का फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा कि वो प्री इनकॉर्पोरेशन से पहले की बात करता है, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की पहले की बात, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की बात करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको मैनेजरियल फंक्शन होता है। मैनेजरियल फंक्शन के अंदर प्लानिंग फंक्शन आता है, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन आता है और एडवाइजरी फंक्शन आता है, ठीक है। प्लानिंग करता है वो डायरेक्टर के साथ, उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है, और साथ में एडवाइस का भी फंक्शन वो परफॉर्म कर ही देता है। अब बात करते हैं उसकी पावर्स। अब यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट जो है वेरी मच इंपॉर्टेंट है, पावर, ड्यूटी एंड लाइबिलिटीज। जैसे हमारे डायरेक्टर्स के अंदर थी पावर, ड्यूटी, लाइबिलिटीज जो हमारी इंपॉर्टेंट थी, इसी तरह से सेक्रेटरी की भी पावर, ड्यूटी एंड लाइबिलिटी वेरी मच इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं पावर्स की, ठीक है। पावर्स के अंदर क्या आएगा? अब पावर और राइट का मतलब क्या होता है कि आपको क्या क्या, आपको ऐसे क्या अधिकार दिए हुए हैं जिसकी हेल्प से आप क्या अपने काम को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात क्या कहते हैं कि राइट टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज। ये वर्ड आपने कहाँ देखा था? मुझे जल्दी से बताइए। अभी तक जितना भी पढ़ते आ रहे हैं, सेक्रेटरी का रोल यही है, उसको अधिकार है कि कंपनी के अंदर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, उसके ऊपर वो सुपरवाइज करे, और सुपरवाइज करने के साथ साथ वो कंट्रोल भी करे। वो एग्जाम्पल के तौर पर आपने फिनांस को यूज़ करने के लिए दे दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या किया? रॉ मटेरियल परचेज किया। देखिए ध्यान से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या किया? रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है। रॉ मटेरियल को परचेज करने के बाद उसने क्या है, सामान बनाना शुरू कर दिया, मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। तो जो मशीन में डल रहा है, डलते टाइम कितना वेस्टेज हो रहा है उसको सुपरवाइज करेगा, ठीक है। फिर निकलते टाइम जो सामान बन के तैयार हो रहा है उसमें देखेगा कि कितना सामान की वेस्टेज हो रही है। इन सभी चीज़ों को सुपरवाइज करेगा, कितना टाइम यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, कितने लेबर यहाँ पर क्या अपने टाइम आइडल टाइम कर रहे हैं, मतलब कि टाइम को खराब किया जा रहा है, ठीक है। इन सभी चीज़ों की भी सुपरवाइज करेगा। वो हर फील्ड के अंदर सुपरवाइज करता है और उनके ऊपर भी कंट्रोल भी करते हैं। द कंपनी सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ द कंपनी सेक्रेटरिएट। एज सच ही हैज़ द राइट टू बी द एडमिनिस्ट्रेटर, सुपरवाइज, कंट्रोल द कंपनी सेक्रेटरिएट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? रिक्रूट द स्टाफ ऑफ हिज डिपार्टमेंट। अपने डिपार्टमेंट के अंदर उसने क्या करना है? स्टाफ को रिक्रूट करना है, स्टाफ की क्या भर्ती करनी है, ठीक है। तो उसने उसके अपनी ड्यूटी को असाइन कर दिया है कि अपनी ड्यूटी क्या है दूसरों को दे दिया, और सुपरवाइज कर दिया एंड कंट्रोल कर दिया है देयर परफॉर्मेंस इन वन ऑफ द राइट ऑफ द सेक्रेटरी। वही बात आ जाएगी, एक काम को देने के बाद आपको उसके ऊपर देखना है कि वो काम ठीक ढंग से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें कोई भी एग्जाम्पल आ जाएगा, सुपरवाइज करना है, कंट्रोल करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, पर पूरी तरह से उसके ऊपर निगरानी रखनी है, ठीक है। राइट एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर, ये कहते हैं कि उसे इस तरह से राइट मिले होते हैं जैसे कि प्रिंसिपल ऑफिसर होता है। प्रिंसिपल ऑफिसर रेफर टू मीन्स दैट
ऐसा पर्सन जो डॉक्यूमेंट को आगे पहुंचाने, डॉक्यूमेंट को चेकआउट करने और उसके ऊपर साइन करके जो आगे सामान भेजते ना, जैसे कि जो मेन प्रिंसिपल क्या होता है, अगर आपको छुट्टी चाहिए, स्कूल से छुट्टी चाहिए, तो जब तक प्रिंसिपल साइन नहीं करेगा तब तक आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। राइट तो उसके पास ये भी राइट है कि इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिसर वो इस हर एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके जो प्रिंसिपल ऑफिसर करता है। जैसे कि अ प्रिंसिपल ऑफिसर ही हैज़ द साइन मैनी डॉक्यूमेंट, वो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करता है, दैट नीड टू बी द ऑथेंटिकेटेड बाय अ कंपनी, जो कि कंपनी के द्वारा उसे क्या दिया गया, ऑथराइजेशन दी हुई है, ऑथेंटिकेशन दिया हुआ है, उसे अधिकार दिया हुआ है। ही आल्सो हैज़ द राइट टू द इशू एनी सर्टिफिकेट ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, उसे ये भी राइट है कि कंपनी के बिहाफ पर वो किसी भी तरह का सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। जैसे कि किसी शेयर्स का सर्टिफिकेट होता है, डिवेंचर्स का सर्टिफिकेट होता है, राइट शेयर का सर्टिफिकेट होता है, बोनस शेयर्स का सर्टिफिकेट रहता है, उन सभी शेयर्स सर्टिफिकेट को भी वो सेक्रेटरी इशू कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ अ कंपनी, कंपनी के बिहाफ पर। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि राइट टू क्लेम द सैलरी, उसे यह भी अधिकार है कि वो काम कर रहा है तो उसे राइट है कि वो अपने काम के बदले वो क्या करे, अपना रेम्यूनरेशन, अपनी सैलरी को रिसीव करे, क्योंकि सेक्रेटरी क्या होते हैं, एज एक एम्प्लॉय होता है कंपनी का, हैज़ अ राइट टू रिसीव द सैलरी, उसे सैलरी रिसीव करने का पूरी तरह से अधिकार होता है। इन केस ऑफ द कंपनी वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में एम्प्लॉय है तो कभी ना कभी कंपनी बंद होगी, कभी ना कभी उसका उद्देश्य पूरा होगा, तो सेक्रेटरी हैज़ अ राइट, सेक्रेटरी के पास ये राइट है कि वो रिसीव करे सैलरी एज इज अ प्रोफेशनल क्रेडिटर की तरह, क्योंकि क्रेडिटर क्या होता है, वो पर्सन होता है जिसने कंपनी को क्या दे रखा है, कुछ ना कुछ, जैसे कि हमारे इन द अकाउंट के सेंस में बोले, क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसको कंपनी ने कुछ देना होता है ना, कंपनी लाइबल होती है उस पर्सन को कुछ ना कुछ देने के लिए, तो जो सेक्रेटरी होता है वो भी एक क्रेडिटर की तरह ही होता है, जिसको कंपनी है ये क्रेडिटर है। ठीक है, क्रेडिटर ने क्या कर रखा है, मतलब कि सेक्रेटरी ने अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रखी है, अपनी जो दिमाग है, अपना नॉलेज है, अपनी एक्सपीरियंस है, उसकी हेल्प से कंपनी को बहुत से प्रॉफिट दे रखे हैं, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कि उसको पूरी तरह से उसके प्रॉफिट, उसका डिविडेंड, उसको हर तरह की जो भी उसका राइट है वो पूरी तरह से दे। ठीक है, तो उसे राइट है कि वो सैलरी को रिसीव कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है राइट टू इशू द सर्टिफिकेट, वही पॉइंट दोबारा से आ रहा है कि वो अपने कंपनी के बेस पर क्या कर सकता है, सर्टिफिकेट को इशू कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंपनी बिहाफ, वो कहते हैं कि इस जो सेक्रेटरी होता है कंपनी के बिहाफ पर, कंपनी के नाम पर, कंपनी का जो नाम है उसके नाम पर, कंपनी के नाम पर क्या कर सकता है, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट वो कर सकता है जो हमारे एक्ट के अंदर आता है। मीन्स कि जो लिमिट के अंदर उसने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, मान लीजिए ये लिमिट है, ये कह रखा है कि आप इस लिमिट से बाहर रहकर आपको, मान लीजिए ठीक है, लिमिट है ये कह रखा है कि एक महीने में आप एक ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, और उसकी लिमिट क्या है, 10 करोड़ है, 10 करोड़ से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट आप किसी से नहीं कर सकते। अगर उसने एक महीने में एक ही कॉन्ट्रैक्ट किया बट 10 करोड़ की बजाय उसने 12 करोड़ का कर लिया, तो भी वो खुद लाइबल होगा। ठीक है, अगर उसने एक महीने के अंदर 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तो किया बट एक की बजाय 2 कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, तब भी वो लाइबल होगा। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी के मान लीजिए प्रोविजन में ये लिखा हुआ था कि आपको केवल एक कॉन्ट्रैक्ट करना है, 10 करोड़ तक की लिमिट का कर सकते हो, तो अगर वो इस लिमिट में रहकर काम करेगा कंपनी के नाम के बिहाफ पर, तो उसको ये उसका राइट रहेगा। अगर उससे बाहर रह के करेगा, ये इसकी लायबिलिटी बन जाएगी। समझ में आ रहा है, जैसे कि हमारे डायरेक्टर्स के अंदर था, कहते हैं कि इन केस ऑफ द सेक्रेटरी हैज द कंपनी अथॉरिटीज एक्सप्रेस, और चाहे इम्प्लाइड हो, कंपनी की सेक्रेटरी की जो अथॉरिटीज होती है, जो उसके अधिकार होते हैं, चाहे वो एक्सप्रेस है, मीन्स कि वो लिखित में है, या फिर वो इम्प्लाइड है, मीन्स कि वो बिना लिखित या फिर मतलब कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग की अथॉरिटीज होती है। ही मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ अ कंपनी फॉर द सेल और परचेज ऑफ द गुड्स और प्रॉपर्टी ऑफ द एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट अंडर हिज सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर की हेल्प से वो सेल परचेज कर सकता है गुड्स और प्रॉपर्टी को। ठीक है, समझ में आई। अब यहाँ पे आपको एक माइंड में एक क्वेश्चन उठा होगा कि एक महीने में मान लीजिए मैंने 8 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो क्या वो वैलिड है? जी बिल्कुल वैलिड है, बट लिमिट 10 करोड़ है और एक ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया इसका ये राइट। नेक्स्ट है राइट टू कॉरस्पोंडेंट ऑन द कंपनी बिहाफ, कंपनी के बिहाफ पर वो क्या करता है, अपने आप को एक्सप्लेन कर सकता है। मीन्स कि कंपनी की इमेज, उसके द्वारा रिप्रेजेंट की गई इमेज दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के
पूरक होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करती है, बहुत सारे अदर आउटसाइडर के पास वेरियस इशू के ऊपर क्या है बात डिस्कशन होती है, तो उन डिस्कशन के ऊपर भी वो क्या है एक एज ए कंपनी का एम्प्लॉय होने के नाते वो सभी तरह के अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट आता है राइट इन रिलेशन टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पता है क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हमारा एक्ट भी है 1881 का, उसमें एक तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक जो होते हैं ये सभी हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पता है इस बात का? ये कहते हैं कि सेक्रेटरी के पास ये अथॉरिटी होती है, वो एक्टिंग अंडर द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ कंपनी, कंपनी के द्वारा दी गई जो अथॉरिटी है वो चाहे एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, ये लाइन हर बार आएगी, इसको याद कर लेना, ठीक है। ही मे एक्सेप्ट और ड्रा और एंडोर्स ऑन द कंपनी बिहाफ। ये कहते हैं कि कंपनी के बिहाफ पर वो क्या कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को निकाल भी सकता है किसी के लिए, ठीक है, उसे एंडोर्स भी कर सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है कंपनी के बिहाफ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, हुंडीज। अब वैसे अगर आपके 4th सेमेस्टर में बीकॉम बिजनेस लॉ के अंदर है वैसे चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की जो है 3rd सेमेस्टर के अंदर ही था, तो पता होगा। अगर नहीं पता तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप ये लिखोगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट चेक के अंदर डिफरेंस क्या है, तो मेरी वीडियो आपको सबसे पहले नजर आएगी, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि ये होते क्या है। अदरवाइज जब बिजनेस लॉ का सिलेबस करेंगे वहाँ हम करेंगे जरूर इसको। नेक्स्ट आता है राइट टू रिप्रेजेंट द कंपनी। कंपनी सेक्रेटरी को ये भी अधिकार होता है कि वो, जैसे कहते हैं ना कि इसको देख लिया और कंपनी को देख लिया, दोनों एक ही बात है, कहते हैं ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ चांसेस ये होते हैं कि जो कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है वो क्या होता है, ईमानदार होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है और ट्रस्टवादी होता है, उसके ऊपर वो प्रॉपर क्या है, ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है ना। तो इसलिए कहते हैं कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए सेक्रेटरी होता है, कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि कंपनी किसके ऊपर डिपेंड होती है, उनके मेंबर्स के ऊपर डिपेंड होती है, जो कि क्या डायरेक्टर हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, सीईओ हो सकता है, राइट। ये कहते हैं कि वह वेयर इट इज नेसेसरी फॉर अ कंपनी टू पार्टिसिपेट इन एनी मीटिंग और कॉन्फ्रेंस, किसी भी कॉन्फ्रेंस और किसी भी मीटिंग में कर रहे हैं तो द कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्रेटरी। सेक्रेटरी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करता है। जैसे कि अब मेरा चैनल है कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट है, अब इस चैनल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बोलती हूँ, ठीक है, हमारे साइकोलॉजी के टीचर्स बोलते हैं, हमारे साइंस के टीचर्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, चैनल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक तरह का क्या है हमारा, ये क्या है, हमारे चैनल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हैं, राइट। तो हम क्या है, एक हम कॉन्फिडेंशियल पर्सन है, एक कोई भी मीटिंग होती है तो हम ये कहते हैं कि हमारा चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट में इस तरह से स्टडी करवाई जाती है, ऐसे होता है, राइट। तो ये क्या है, हम अपने चैनल को हम क्या है, अपने चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू हमारे थ्रू हमारे चैनल को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई है। अदर राइट क्या है हमारे पास कि कोई भी काम करना है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आर्टिकल, उन सभी को ध्यान में रखकर काम को परफॉर्म करना होगा, ठीक है, कि किसी भी तरह का पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो हार्म ना हो, ठीक है। इतना आया समझ में। ये पावर्स थी हमारी, पावर्स ऑफ द राइट ऑफ द सेक्रेटरी। अब हम क्या करने वाले हैं, ड्यूटी करने वाले हैं, देन उसकी लायबिलिटी करने वाले हैं, फिर हो जाएगा हमारा चैप्टर खत्म। ड्यूटी की अगर बात की जाए, जो सेक्रेटरी की जो ड्यूटी होती है, नॉर्मली सेक्रेटरी की हमारी काफ़ी सारी ड्यूटी होती है। ड्यूटी हमारी स्टैट्यूटरी ड्यूटी होती है, डायरेक्टर के रिगार्डिंग ड्यूटी होती है, शेयर होल्डर के रिगार्डिंग ड्यूटी होती है, एम्प्लॉय के रिगार्डिंग ड्यूटी होती है, पब्लिक के रिगार्डिंग ड्यूटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑफिस के रिगार्डिंग ड्यूटी होती है। सबसे पहले स्टैट्यूटरी ड्यूटी के बारे में बात करेंगे। ड्यूटी क्या होती है, जो उसका कर्तव्य बनता है उसे वो काम करने चाहिए, जो उसको बोला गया है वो काम होने चाहिए। जैसे कि ये फॉर्मल सी बातें हैं, ये आपको सभी को पता होगा। सबसे पहले जो क्या है, अंडर द कंपनी एक्ट के अंदर ड्यूटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है, एट द टाइम ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, जब कंपनी बनती है, इनकॉर्पोरेटेड होती है, जब भी कोई कंपनी अपने आप को किसी एक्ट के अंदर एग्जिस्टेंस में लेके आती है उसे बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन, राइट। तो ये कहते हैं कि जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेशन के अंदर आती है, ही मस्ट बी फाइल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, उसे जरूरी है कि वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट को सबमिट करे, फाइल करे, सामने लेके आए, लाइक डाटा मेमोरेंडम,
आर्टिकल, प्रोस्पेक्टस, ये सभी चीज़ें किसके सामने रिप्रेजेंट करेगी? रजिस्टर ऑफ अ कंपनी के सामने। तो इसकी एक ड्यूटी है कि वो इन सभी चीज़ों को ध्यान से अच्छे से चेकआउट करके रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट क्या कहते हैं? ही मस्ट बी मेंटेन द नेसेसरी रजिस्ट्रार एंड द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ अ कंपनी एज प्रिस्क्राइब अंडर द एक्ट। उसकी ये भी ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जितने भी नेसेसरी रजिस्टर हैं, जितने भी नेसेसरी बुक ऑफ अकाउंट है, उन सभी को अच्छे से मेंटेन करे। देन मेंटेन करने के बाद उसे रजिस्ट्रार के पास सबमिट करें। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं ही मस्ट बी फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी ऑल द डॉक्यूमेंट, नोटिस, रिपोर्ट दैट आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड लाइक द एनुअल फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और द स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये कहते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी फाइल है, कोई भी रिपोर्ट है, उसे क्या है सबमिट करवानी होगी रजिस्ट्रार के पास। जैसे कि एजीएम की फाइल होती है, एनुअल जनरल मीटिंग की फाइल होती है, एनुअल अकाउंट होते हैं हमारे, प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, बिजनेस बैलेंस शीट होती है, कोई भी रेजोल्यूशन पास किया है हमने मीटिंग के अंदर, जनरल मीटिंग के अंदर, वो सभी के सभी आपको कहाँ सबमिट करवाने होंगे? फाइल कहाँ रखनी होगी? रजिस्ट्रार के पास। किसे? सेक्रेटरी की ड्यूटी बनती है, क्योंकि वो सारा रिकॉर्ड कौन कर रहा है? सेक्रेटरी कर रहा है, राइट। ही मस्ट सेंड द नोटिस टू द पार्टीज कंसर्न अबाउट द कंपनी मीटिंग, कॉल द मीटिंग, अटेंड द मीटिंग, कीप द रिकॉर्ड। वो कहते हैं कि उसे इस बात का भी नोटिस सेंड करना होगा हर एक पार्टी को कि कंपनी के अंदर मीटिंग हो रही है, कब हो रही है, कॉल बताएगा कि किस टाइम हो रही है, अटेंड द मीटिंग का टाइम बताएगा कि कितने पर्सन ने अटेंड की, ये सभी चीज़ का रिकॉर्ड उसे रखना होगा। नेक्स्ट उसके ऊपर क्या कहते हैं कि द सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी मस्ट प्रिपेयर द एजेंडा ऑफ द मीटिंग ऑफ अ कंपनी इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो सेक्रेटरी होता है कंपनी का, उसे ये भी प्रिपेयर करना होता है कि क्या एजेंडा मीटिंग का है, ये सभी बातें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रखा था वो सभी एज इट इज उसे कंपनी के कहाँ भेजनी है? आगे शेयर होल्डर को भेजनी, किसी भी तरह का मैनिपुलेट नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है ही मस्ट कॉरस्पोंडेंट विद द आउटसाइडर ऑन द बिहाफ ऑफ अ कंपनी। कंपनी के बिहाफ पर वो दूसरे जो बाहरी जो लोग होते हैं उनके साथ सही तरह से अनुरूप करें, सही तरह से उनसे तालमेल करें, ठीक है। ही इज सेंस द कंपनी लीगल गार्जियंस एंड द मस्ट बी इंश्योर दैट द कंपनी फॉलो द प्रोविजन ऑफ अ कंपनी एक्ट एंड इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये क्या कहता है कि उसे ये भी ध्यान रखना है, इंश्योर करना है कि जो कंपनी है वो फॉलो कर रही है, प्रोविजन फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, किसको? कंपनी के एक्ट को, कंपनी के मेमोरेंडम को, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, क्या वो फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो ठीक है, अगर नहीं कर रही तो उन्हें बताना कि आप इस लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, किसकी? सेक्रेटरी की ड्यूटी बनती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है अंडर द इनकम टैक्स, अंडर द स्टैंप ड्यूटी, अंडर द स्टैम्प ड्यूटी, अंडर द अदर ड्यू एक्ट। क्या कहते हैं? वन वर्ड में बताती हूँ इनको। इनकम टैक्स की बात की जाए तो कंपनी के सेक्रेटरी को ये पता होना चाहिए कि जो कंपनी के जो कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर हैं, और कंपनी का कोई भी पर्सन है जो सैलरी रिसीव कर रहा है, डिविडेंड रिसीव कर रहा है, कोई भी बेनिफिट रिसीव कर रहे हैं, क्या वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपना टैक्स भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, ये सभी चीज़ें भी उसको पता होनी चाहिए, ठीक है। स्टैंप ड्यूटी की अगर बात की जाए, जैसे कि डिबेंचर्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, किसी भी पर्सन को ट्रांसफ़र करने होते हैं शेयर्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू करना होता है, उन सभी के ऊपर क्या है? कंपनी का स्टैंप लगता है, राइट। वो स्टैंप इस तरह से होना चाहिए कि किसी भी गलत काम के, किसी भी गलत डॉक्यूमेंट के ऊपर नहीं लगना चाहिए, जिससे क्या कंपनी लायबल हो। अगर उसने गलत डॉक्यूमेंट पर उसने खुद अपने हाथों से अपने साइन और अपने कंपनी का स्टैंप लगाया तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि उसने अगर केयरफुली रीड नहीं किया हो तो वो खुद लायबल होगा, खुद पनिशेबल होगा, खुद उसे फाइन भरना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़े से कॉमन से एक्ट हैं, इस बारे में उसे केयरफुली रीड करना होगा, इसकी ड्यूटी बनती है। अब बात करते हैं ड्यूटी टूवर्ड्स द डायरेक्टर। कंपनी के सेक्रेटरी की डायरेक्टर के रिगार्डिंग क्या ड्यूटी है? अब नॉर्मल सी बात है, जो कंपनी का सेक्रेटरी है वो किसके अकॉर्डिंग काम करता है? डायरेक्टर के अकॉर्डिंग काम करता है। डायरेक्टर उसे क्या करता है? गाइडलाइंस इंस्ट्रक्ट करता है कि ऐसे ऐसे काम परफॉर्म करना है, ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि एक ये डायरेक्टर और शेयर होल्डर के बीच में ब्रिज का काम करता है, लिंक इस्टेब्लिशमेंट करता है। वो लाइन याद है आपको? ठीक है। अब इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, सारा का एक ही कंक्लूजन निकलेगा कि जो भी डिसीजन बोर्ड ऑफ मीटिंग के अंदर होते हैं ना, वो सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं, बट उसे आगे कन्वे कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। आगे उसे लीगली और पूरी तरह से यूनिफॉर्म मैटर से उसे आगे प्रोसीड कौन करता है? सेक्रेटरी करते हैं। तो ड्यूटी किसके टूवर्ड्स है? डायरेक्टर के टूवर्ड्स है।
देखिए, फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ए सेक्रेटरी इज द सर्वेंट ऑफ द कंपनी डायरेक्टर। सेक्रेटरी क्या होता है? सर्वेंट होता है किसका? कंपनी डायरेक्टर का। ठीक है। एज सच इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी की ड्यूटी बनती है टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन। वो किसके अकॉर्डिंग काम करे? जैसे कि डायरेक्टर उसको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन द अथॉरिटी, उसको जो अथॉरिटी दी हुई है उसके अंदर, उसकी लिमिट में रहकर, चाहे वो अथॉरिटी एक्सप्रेस मतलब बोल के बताई गई हो या फिर वो इम्प्लाइड हो, ठीक है, उसको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। विद रिस्पेक्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इट इज द सेक्रेटरी ड्यूटी टू नोटिस टू द डायरेक्टर ऑफ द डेट एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग, ऑर्गेनाइज द मीटिंग, मेक रेलिवेंट सजेशंस और प्रपोजल टू द डायरेक्टर फॉर देयर कंसिडरेशन, कीप रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग एंड प्रेजेंट द वर्क शेड्यूल फॉर अप्रूवल। क्या कहता है? जो डायरेक्टर ने कंपनी का एजेंडा, जो भी सामान उसने, जो भी मतलब कि सिस्टम उसने सेट किया, वो सभी चीज़ को दोबारा से उसके माइंड के अंदर लेके आना, क्योंकि डायरेक्टर जो होता है काफ़ी सारे काम करता है, तो कई बार क्या होता है भूल लग जाती है, तो उस चीज़ को दोबारा से रिकॉल करवाना, रिकॉर्ड करवाना कि आपने इस तरह से वर्क शेड्यूल रखा था, उस तरह का अप्रूवल भी क्या है, किससे करवाना पड़ता है? उसे डायरेक्टर से करवाना पड़ता है। ठीक है। द डिसीजन टेकन इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर कन्वे टू द कंसर्न मैनेजर ऑफ द कंपनी, इट्स शेयर होल्डर एंड द आउटसाइडर ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी बाय द आउटसाइडर बाय द कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू जो भी डिसीजन लिया गया है मीटिंग के अंदर, उसे कन्वे करना, मीन्स कि आगे पहुंचाना, कहाँ कहाँ तक? मैनेजर के पास, शेयर होल्डर के पास, आउटसाइडर के पास। वो किसके द्वारा किया जाता है? कंपनी के सेक्रेटरी के द्वारा। ठीक है, समझ में आया? मीन्स कि एक सेक्रेटरी को डायरेक्टर की गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही, उसकी लिमिट के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। उससे जो भी इंफॉर्मेशन होती है उससे आगे इसी तरह से यूनिफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आगे एक्सप्लेन करना होता है। ये नहीं है कि अपनी बात जोड़ के वो आगे बता दे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्यूटी टूवर्ड्स द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के प्रति उसकी क्या ड्यूटी है? देखिए क्या कहते हैं कि द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी हैज अ राइट टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी अबाउट द अफेयर फ्रॉम द टाइम टू टाइम। जो शेयर होल्डर होते हैं उसके ऊपर उसका ये अधिकार है कि कंपनी के अंदर होने वाली गतिविधियों का वो टाइम टू टाइम क्या कर सके, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक्चुअली में कंपनी के अंदर क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। सेक्रेटरी ही क्या होता है? एक प्रॉपर साधन होता है, एक ओनली मीडियम होता है जिसके थ्रू क्या है, कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में लिंक बन सकता है। इट्स अ ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटरी टू सेंड द नोटिस ऑफ द कंपनी जनरल मीटिंग। तो ये सेक्रेटरी की ड्यूटी बनती है कि आगे नोटिस पहुंचाएं कि कंपनी की जनरल मीटिंग कब हो रही है, उसका एजेंडा क्या है। प्रिपेयर द सेक्रेटरी शेयर सर्टिफिकेट टू डिलीवर द शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर को सर्टिफिकेट मिलते हैं वो कौन करता है? डिलीवर सेक्रेटरी करता है, राइट। विद इन अ रीजनेबल टाइम के अंदर वो उसे क्या कर देता है? शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। कोई भी नोटिस देना होता है कंपनी की ट्रांसफर के, कंपनी की क्या लगते, कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर के रिगार्डिंग, किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है आगे जो कन्वे की जाती है फॉर द शेयर होल्डर के लिए, वो सेक्रेटरी से मिलती है उनको। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है ड्यूटी टूवर्ड्स द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के रिगार्डिंग सेक्रेटरी की क्या ड्यूटी होती है? अब मैं आपको बताती हूँ कि ये भी सेक्रेटरी भी कंपनी के लिए क्या होता है? एम्प्लॉय। अगर वो एम्प्लॉय के बारे में नहीं सोचेगा तो एक अच्छा सेक्रेटरी नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन होते हैं, ये भी एक ह्यूमन है। अगर दोनों की हैप्पीनेस के बारे में वो नहीं सोचेगा तो क्या होगा? कंपनी में एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं हो सकती। तो ये एक अच्छे ऑफिसर की पहचान होती है जहाँ पर एम्प्लॉय को खुश रखा जाता है, बिकॉज दे क्रिएट ए हेल्थी वर्क एटमोसफियर वेयर इट इज द एम्प्लॉय फंक्शन विद अ सेंस ऑफ द सेटिस्फैक्शन एंड आर एफिशिएंट। ये कहते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, वो सेटिस्फाई होते हैं, एफिशिएंट होते हैं काम करने में, वही कंपनी अच्छा ग्रो कर पाएगी। कारण क्या है? अगर देखिए कंपनी खुश है, कंपनी के जो एम्प्लॉय खुश है, कंपनी के एम्प्लॉय खुश हैं, ठीक है, तो क्या होगा? वो अच्छी तरह से अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। पूरी क्षमता से काम करेंगे तो जितने भी उन्हें रिसोर्स दे रखे हैं, जितना भी उन्हें संसाधन दे रखे हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे तो जो उनकी सेल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जो कॉस्ट है वो कम आएगी। कॉस्ट, सेल इंक्रीज और कॉस्ट कम होगी तो दैट मीन्स प्रॉफिट क्या होगा? नॉर्मल सी बात है, प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी के अंदर भी प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो वर्कर्स को क्या मिलेंगे? बोनस मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। तो ये सभी चीज़ इनडायरेक्टली किसके कारण हो रहा है? एम्प्लॉय के कारण हो रहा है। ये फिर किससे दिया जाएगा? एम्प्लॉय को ही दिया जाएगा।
इनके बोनस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, शेयर के हिसाब से, ठीक है। तो ये ड्यूटी बनती है सेक्रेटरी की, वो एम्प्लॉय को ध्यान में रखकर भी पॉलिसी बनाए, एम्प्लॉय को खुश रखे, इस तरह से वर्किंग एनवायरनमेंट बनाए कि एम्प्लॉय अच्छी अपनी एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्यूटी टुवर्ड्स द पब्लिक। पब्लिक के भी रिगार्डिंग भी उसकी ड्यूटी होनी चाहिए, जैसे कि कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर कम्युनिकेट विद द पब्लिक ओनली थ्रू द मीडियम ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। ये लाइन मैं आपको इसलिए बोल रही थी कि जो पहले 3-4 लाइनें मैंने बताई है, 6 लाइनें मैंने बताई थी इंट्रोडक्शन में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो सारे चैप्टर को मैंने कंक्लूड करके लिखी हुई थी, राइट। अब यहाँ पे यही बात आ रही है कि देखिए मैंने यहाँ पढ़ाई थी आपको ये वाली लाइन, डायरेक्टर और शेयर होल्डर आ गया पॉइंट, यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर भी आ गया है, यहाँ पे आउटसाइडर के अंदर भी आ गया। आउटसाइडर हमारी पब्लिक होती है। पब्लिक के साथ भी कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, ओनली मीडियम ऑफ द सेक्रेटरी। ये कहते हैं कि थ्रू द सेक्रेटरी पब्लिक के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाना, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, फ्यूचर के अंदर क्या प्लान होने वाला है, ठीक है। कोई भी मैटर है वो सारे क्या है कंपनी के जो सेक्रेटरी होते हैं वो उससे पता लग जाएगा कि पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है, किस तरह की क्या डिमांड चली हुई है मार्केट के अंदर, राइट। पब्लिक की क्या डिमांड चली हुई है, ठीक है। जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है वो कम्युनिकेट करता है पब्लिक के साथ, उनके रिएक्शंस का बारे में पता लगाता है, ठीक है, और फिर जाके कहीं डायरेक्टर को बताता है। फिर डायरेक्टर क्या करते हैं, उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज लेके आता है, उनके अकॉर्डिंग का डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट ड्यूटी किसके टुवर्ड्स है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस के टुवर्ड्स है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस क्या होता है, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा सोचो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस क्या होते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि एक कंपनी सेक्रेटरी इज द चीफ ऑफिसर्स ऑफ इट्स सेक्रेटरीट। अपने कंपनी के अंदर क्या है, सेक्रेटरी क्या है, एक चीफ ऑफिसर्स होता है जो सभी की ओर देखता है, सभी की ओर उसका ध्यान रहता है, डायरेक्टर की ओर भी ध्यान रहता है, शेयर होल्डर की ओर ध्यान रहता है, एम्प्लॉय की तरफ रहता है, पब्लिक की तरफ रहता है, और उसके एक्ट को भी ध्यान में रख के चलता है। तो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिसर्स होते हैं जो उन सभी की चीज़ों की तरफ वो ध्यान रखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेक्रेटरियल ऑफिस इज his responsibility. What function he has to be performed with respect to such organization depend upon the nature of the company business, how fast the business progressive, and what is the area is the active of the company. क्या कहता है कि कंपनी ड्यूटी रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ऑफिस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस का मतलब क्या है कि कंपनी के जो ऑफिस से क्या क्या ड्यूटीज के क्या ड्यूटी क्या परफॉर्म की जा रही है। ये कंपनी के सेक्रेटरी कंपनी के जो सेक्रेटरी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, किसके विद रिस्पेक्ट टू सच ऑर्गेनाइजेशन के जो नेचर के अकॉर्डिंग क्या है, क्या ड्यूटी की जा रही है, क्या बिजनेस के अंदर एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, वो सभी चीज़ें कौन ध्यान रखता है, कंपनी का सेक्रेटरी ध्यान रखते हैं, ठीक है। क्या जनरल रूल को फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन वर्क को जो डिवाइड किया गया था, जो काम को डिवाइड किया गया था एम्प्लॉय के अंदर, वो अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको सुपरवाइज करेगा, उसे कंट्रोल करेगा, देयर एक्टिविटी, इंश्योर दैट द इंटर डिपार्टमेंट एंड द इंटर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आर हेल्थी। क्या डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के अंदर सही रिलेशनशिप है, गुड रिलेशनशिप है या नहीं है, हेल्थी रिलेशनशिप है या नहीं है, अच्छी तरह से जॉब को परफॉर्म किया जा रहा है या नहीं है। तो इस सभी चीज़ों को क्या है ध्यान में रखा जाता है। सेक्रेटरी इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही सारे काम को परफॉर्म करता है। अदर ड्यूटी, इन सभी को छोड़कर जो भी ड्यूटी बच गई है, कुछ भी ड्यूटी बच गई है, लीगली बच गई है, डॉक्यूमेंट्री ड्यूटी बच गई है, उनके वो इसके अंदर हमारी आ जाएगी। लास्ट पॉइंट रह गया हमारा लायबिलिटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी की क्या क्या लायबिलिटीज है। सबसे पहले हमारी बात आ जाती है कि कंपनी सेक्रेटरी की लायबिलिटी क्या होगी। नॉर्मल सी बात है, जब भी कंपनी सेक्रेटरी अपनी लिमिट से बाहर होकर काम करेगा, ये मान लीजिए लिमिट है इसकी, लिमिट से होकर बाहर काम करेगा, तो इससे बाहर होने वाली गतिविधियों के लिए वो खुद लायबल होगा। अब इसमें मोस्ट ऑफ जो पॉइंट्स है डायरेक्टर वाले होंगे, आप ये मत कहना कि ये दोनों सेम है, क्योंकि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि कंपनी के एक्ट्स, कंपनी के प्रोविजंस, कंपनी के रूल रेगुलेशन को जो उन्होंने मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा हुआ था उनको फॉलो करें, ठीक है। सबसे पहली बात, लायबिलिटी फॉर द नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब मैंने क्या बताया था कि कोई भी चीज को क्या है ऑनेस्टली, मान लीजिए मैंने कोई काम करना था, ठीक है, मुझे कोई काम करना था, मैं उस काम को करने के लिए मैं बिजी हूँ, ठीक है, और मैं अपने कॉलेज के अंदर मुझे प्रिंसिपल ने वो काम दिया था, ठीक है, मैं बिजी हूँ, मैंने क्या किया, जो मेरे अंडर जो काम करने वाले जो पर्सन है
मैंने उनको ये तीनों को काम सौंप दिया, चलो तीनों को नहीं, मैंने इस को काम सौंप दिया, ठीक है। मेरे को जो ड्यूटी मिली थी, मेरे को जो काम मिला था, ठीक है, मैंने उसको परफॉर्म करने के लिए किसी और को अपॉइंट कर दिया और उसको ये अधिकार दे दिया कि तू इन चीज़ों का यूज़ करके इस काम को पूरा कर दे भाई। बट उसने उस जो अथॉरिटी है उसका गलत प्रयोग कर दिया, उस काम को ना तो कंप्लीट किया, पहली बात, ड्यूटी का गलत प्रयोग किया, सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी का गलत प्रयोग किया। तो प्रिंसिपल मैम इसको कहेगी या मेरे को कहेगी? मेरे को कहेगी ना, वो तो मेरे को पता है, प्रिंसिपल मुझे जानती है, मैं प्रिंसिपल को जानती हूँ, वो थर्ड पर्सन को तो नहीं जानती ना, ठीक है। तो इसके द्वारा लॉस होने पर तो सीधा डायरेक्टली किसको लॉस होगा? कॉलेज को, स्कूल को होगा, है ना। तो क्या है कि इसी तरह से कंपनी के अंदर होता है, अगर कोई सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी के अंदर 3 पर्सन काम करते हैं, उसने अपनी ड्यूटी, अपनी जो अथॉरिटी है किसी को दे दी और उस पर्सन ने उस अथॉरिटी का गलत प्रयोग कर दिया, जिसके कारण क्या है, कंपनी को लॉस हो गया। तो जो कंपनी का जो सेक्रेटरी है उसे उस लॉस को फेस करना पड़ेगा, इस पर्सन की, उस कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। क्या बोला गया है यहाँ पे, पढ़ के बताते हैं। द सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी विद ऑनेस्टी। कंपनी के सेक्रेटरी से ये अनुमान लगा लिया जाता है कि वो कोई भी काम करेगा, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेगा, वो ऑनेस्टली करेगा, वो पूरी डेडिकेशन, पूरी केयरफुली, इंटेलिजेंसी के साथ करेगा। इन केस, इस अगर कोई केस हो जाता है, ही विलफुली एंड नोइंग मिस यूज हिज पोजिशन, उसे ये पता है कि उसकी पूरी इच्छा है, वो जानता है जो उसको जो पोजीशन दी हुई इसका पूरी तरह से वो गलत प्रयोग कर रहा है, ठीक है। केयरलेसनेस से वो क्या उस चीज़ का प्रयोग कर रहा है, अपनी जो ड्यूटी है, अपनी जो अथॉरिटी है उसका गलत प्रयोग कर रहा है, तो कंपनी क्या होगी, उस परफॉर्म की हुई ड्यूटी के कारण कंपनी को लॉस हो जाता है, ठीक है। तो उन सभी परफॉर्म की हुई एक्शन के ऊपर, ठीक है, उन परफॉर्म की हुई एक्टिविटीज़ के ऊपर सेक्रेटरी खुद जिम्मेदार होगा, ठीक है। मीन्स कि उसे पूरी ध्यान से काम करना होगा, पूरी लगन से काम करना होगा। ये नहीं है कि आप लापरवाही कर दे कंपनी के अंदर, ये बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है एक सेक्रेटरी के लिए। लायबिलिटी फॉर नॉट सेंडिंग डॉक्यूमेंट टू रजिस्ट्रार, मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट आएगा लायबिलिटी के अंदर, कि अगर सेक्रेटरी ने कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है कि उसने सेंड नहीं किया रजिस्ट्रार के पास, जो सेंड करना बहुत ज़रूरी था, डायरेक्टर ने भी बोल दिया ये सेंड कर देना, वो भूल गया, सेक्रेटरी भूल गया कि हाँ मैं ये उस काम में बिजी हो गया था, मैं भूल गया। बट कंपनी क्या करे भाई, तुम्हें इसलिए अपॉइंट किया था कि तुम इस काम को अच्छे से परफॉर्म करो। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट वो सेंड करना भूल जाता है, वो कुछ भी हुआ, चाहे वो क्या है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटमेंट है, अल्ट्रेशन का है, कंपनी के अंदर जो मेमोरेंडम और आर्टिकल है उसके अंदर अल्ट्रेशन की है, वो डॉक्यूमेंट आप क्या है रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना भूल गए विद इन अ टाइम लिमिट के अंदर, तो उसके लिए आप खुद लाइबल होगे, कंपनी लाइबल नहीं होगी। लायबिलिटी फॉर फ्रॉड, अगर आपने कंपनी के साथ फ्रॉड किया है, कंपनी के साथ फ्रॉड करने का मतलब आपने, मान लीजिए आपने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जो कंपनी के लिए तो बेनिफिशियल है ही है, पर 50% की बजाय 70% तो आपके लिए बेनिफिशियल है और 30% कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, राइट। तो कंपनी के लिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फ्रॉड ही, आपने कंपनी के साथ फ्रॉड किया है। आपको किस लिए अपॉइंट किया था, किस लिए अपॉइंट किया था कि आप कंपनी को अंदर सही तरह से काम करो, सही ईमानदारी से काम करो, राइट। अगर आप इस तरह से काम करते हो, मिसयूज करते हो कंपनी की कैपिटल का, मिसयूज करते हो कंपनी के सिग्नेचर के, कंपनी के स्टैंप का, तो आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी फॉर द ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट। आपने ट्रस्ट को तोड़ा, आपने कंपनी के भरोसे को तोड़ा, तो भी आप क्या है, जिम्मेदार होंगे, क्योंकि कंपनी और सेक्रेटरी के बीच में एक ट्रस्ट के बेस पे रिलेशनशिप होता है, राइट। ट्रस्ट के रिलेशनशिप किसके बेस पे होता है, ट्रस्ट के बेस पे होता है। अगर सेक्रेटरी उस ट्रस्ट को तोड़ देता है, ठीक है, तो उस के लिए भी सेक्रेटरी ही जिम्मेदार होगा। अगर किसी भी तरह का उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा, किसी भी तरह का ट्रस्ट को उसने ब्रीच किया। लायबिलिटी फॉर द अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है कि आपको अथॉरिटी दे दी है, अथॉरिटी चाहे एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड हो, आपको दी है कंपनी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपको अथॉरिटी दी है, बट आपने क्या है, उस अथॉरिटी का लिमिट के अंदर रहकर प्रयोग ना करके आपने आउट ऑफ बाउंड्री प्रयोग कर दिया। आउट ऑफ बाउंड्री मीन्स आपको ये बोला था कि आप इस बाउंड्री के अंदर रह के काम कर सकते हो, वही एग्जांपल आ जाएगा, 1 महीने के अंदर आप क्या 10 करोड़ तक का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट आपने 1 महीने में 2 कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, 12-12 करोड़ के कर दिए, तो 2 कॉन्ट्रैक्ट किए, तो उसके लिए आप खुद लाइबल होगे, कंपनी लाइबल नहीं होगी, क्योंकि कंपनी में के आर्टिकल के अंदर, कंपनी के प्रोविजंस के अंदर ये साफ साफ बात लिखी हुई थी कि कंपनी में केवल और केवल
इन प्रोविजंस को ध्यान में रखकर आपको क्या करना है, काम करना है। लायबिलिटी ऑफ एक्ट ऑफ द सेल्फ इंटरेस्ट, कोई ऐसा काम किया हो जो आपके सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, आपकी खुद की पर्सनल इंटरेस्ट के लिए है, कंपनी की इसका उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, ओनली एंड ओनली आपका ही इंटरेस्ट है, तो उसके लिए भी कंपनी लाइबल नहीं होगी अगर उसमें नुकसान हुआ। वैसे भी हमेशा हर एक पर्सन को मैं आपको फिर भी बोल देती हूँ कि जब भी आप कोई कंपनी के अंदर या कोई भी आप किसी भी जॉब के लिए जाते हैं तो हमेशा पहले क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो, देन फिर आप अपने खुद के लिए काम करो, ठीक है। लायबिलिटी इन केस ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ कंपनी इन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इन रॉन्ग नेम, कहते हैं कि कई बार कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है गलत नाम से हो जाता है। कारण क्या है, सही ढंग से आप पूरी तरह से अवेयर नहीं होंगे, पूरी तरह से आप अलर्ट नहीं होंगे जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो अगर बाय द डिफ़ॉल्ट गलती हो भी जाती है, क्योंकि इंसान ही है वो भी सेक्रेटरी, गलती हो भी जाती है, तो उस गलती को पहचानना और गलती को ठीक करवाना भी तो पड़ता है ना। अगर उसने ठीक नहीं करवाया विद इन अ टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग, अगर उसने चेंज नहीं करवाया स्पेसिफाइड टाइम के अकॉर्डिंग, तो कंपनी के नाम में जो गलती है वो कारण क्या होगा, सेक्रेटरी होगा, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रमोटर ने उसको हेल्प करने के लिए रखा हुआ था अनऑफिशियल तौर पे, राइट। रखने का पॉइंट क्या था कि किसी भी तरह का डिफॉल्ट ना हो, किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो, किसी भी तरह की गलती ना हो, किसी भी तरह का एरर ना हो। बट फिर भी उसने ये नहीं देखा कि विद इन अ लिमिट के अंदर वो ठीक करवा ले या फिर कुछ और इसका आइडिया देख ले, उसने कुछ नहीं किया। ये क्या है, डिफॉल्ट क्या है, कंटिन्यूस चलता रहे ऐसे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 के अंदर तो कंपनी सेक्रेटरी कैन बी पनिशेबल, कंपनी सेक्रेटरी क्या होगा, पनिशेबल होगा विद अ फाइन, फाइन के साथ पनिशेबल होगा, नॉट लेस देन द 25,000, 25,000 से कम नहीं होगा, और क्या है ये जो फाइन है 1 लाख तक रुपए बढ़ सकते हैं। लायबिलिटी अंडर द कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट के अंदर क्या क्या लायबिलिटी है। अब देखो लायबिलिटी के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहली ये क्या है, वैसे ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये जितने पॉइंट करवाए सफिशिएंट है। बट एग्जाम के अंदर मान लीजिए 15 नंबर में आ गया, बट यहाँ पर तो 8 ही पॉइंट बने, तो 8 पॉइंट के अलावा इनको जोड़ देना, 15 पॉइंट हो जाएंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू कर देते, फिर उसके बाद चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 के बारे में बात की जाए, शेयर डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू नहीं किया टाइम लिमिट के अंदर, ठीक है। टाइम लिमिट कितनी होती है, 2 महीने की होती है। मैं साथ साथ लिख देती हूँ कि आपको अलग से नोटिफाइड हो जाए, 2 महीने की होती है, ठीक है। 2 महीने के अंदर अंदर इशू नहीं किया आपने सर्टिफिकेट ऑफ द अलॉटमेंट और विद इन अ 1 मंथ ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द शेयर, ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स का 1 महीने का टाइम होता है डिबेंचर्स का, सेक्रेटरी उसके लिए पनिशेबल होगा। फाइन क्या लगेगा, 25,000 से लेकर 1 लाख तक का, ठीक है। मीन्स की सर्टिफिकेट जो है कंपनी के सेक्रेटरी ने इशू किया, चाहे वो डिबेंचर्स का हो, चाहे शेयर्स का हो, चाहे ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स का हो। नेक्स्ट आता है सेक्शन 86, ये कहते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ द चेंजेस, किसी भी तरह का डिफॉल्ट हुआ चेंजेस लाने में, सेक्रेटरी एंड द वेरी ऑफिसर गिल्टी टू डिफॉल्ट कैन बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई भी चेंजेस लेके आने थे हमारे आर्टिकल्स के अंदर, हमारे क्या है कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है उसको ठीक करना था या फिर उससे रिपोर्ट को सबमिट करवाना था, किसी भी तरह का रेक्टिफिकेशन करना था, ठीक है। अगर उसने वो ठीक करने में लापरवाही बरत दी, उसने ठीक नहीं करवाया, तो उसे फिर फाइन लगेगा 6 महीने तक। तो क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट, जेल होगी, और फाइन यही है 25,000 से लेके 1 लाख तक का। सेक्शन नंबर 92 क्या कहते हैं, अगर वो एनुअल रिटर्न फाइल करने में भूल गया है, फिर उसने क्या कर दी, गलती कर दी, ठीक है, डिफॉल्ट कर दिया उसने उसके अंदर, फिर हमारी क्या है, जेल हो जाएगी उस पर्सन को, सेक्रेटरी को 6 महीने की, और 25,000 से लेकर 50,000 से लेकर 5 लाख तक का क्या होगा, उसके ऊपर फाइन होगा। नेक्स्ट कहते हैं, अगर उसने कॉलिंग नहीं की एनुअल जनरल मीटिंग के रिगार्डिंग, कॉलिंग करना मीन्स कि वो उसने गलत तरह से इन्फॉर्मेशन दी, या फिर क्या है वो डिफॉल्ट हो गया, वो भूल गया, किसी भी तरह से है, एनुअल जनरल मीटिंग के रिगार्डिंग उसने क्या है रिपोर्ट करना भूल गया अपने मेंबर्स को, तो तब भी वो पनिशेबल होगा। उससे क्या है, क्या मिलेगा, एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़, 1 लाख एंड विद द फर्दर फाइन अप टू द 50,000 ईच डे। ओ, ये तो बहुत बड़ी पनिशमेंट हो गई। ये कहते हैं कि 1 लाख तक तो मैक्सिमम होगी, और डेली क्या है
5,000 डेली इतना उसे फाइन भरना पड़ेगा। ठीक है, डिफॉल्ट किस में होगा, रेजुलेशन पास नहीं होगा। मतलब मोस्ट ऑफ क्या है, ये क्या है, गलतियां जो करता रहता है। जितनी भी हमने अपने इसकी राइट की पढ़े हैं, जितनी उसकी ड्यूटी पड़ी है, अगर उनको परफॉर्म करने में वो छूट जाता है तो उसकी लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन क्या मैंने आपको बता दिया, वैसे क्वेश्चन यहाँ से वही बनेगा जो यहाँ पर हमने फर्स्ट पेज में किया कि डायरेक्टर को क्या कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है, और जो क्या है सेक्रेटरी को क्या कहा जाता है, ईयर आइज हैंड क्या कहा जाता है। आपको मैं दिखाऊंगी फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन 2022 का 2021 का, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है आप उसके अंदर आप क्या है ये चीज़ें दिखा सकते हैं, उसकी राइट्स दिखा सकते हैं, उसकी ड्यूटीज़ दिखा सकते हैं, उसकी क्या है उसकी पावर्स दिखा सकते हैं। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है पूरा सिलेबस कंप्लीट अप होगा। अभी तक मैंने क्या है 3 चैप्टर आज कवर हो चुके हैं। आगे आने वाले टाइम में मैं कंप्लीट चैप्टर को कवर अप करवाऊंगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी जो फर्दर सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, इनकम टैक्स, हमारा 5th सेमेस्टर का 6th सेमेस्टर का है, इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। वीडियो को जरूर लाइक करना, बिकॉज क्या है इतनी मेहनत लगती है, 1.5-2 घंटे की वीडियो बनती है, फिर उसको बनाना, उसे एक्सपोर्ट करना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्क फॉर मी, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय, टाटा।